वंस अगेन ये स्मिथ पहली बार ऐसा नहीं कर रहे। स्मिथ ने ये चीज कई बार कर रखी है पहले, एंड काइंड ऑफ एक जेस्चर होता है कि लूं या ना लूं। एंड विराट कोहली गुस्से में आता है अंपायर की तरफ कि ये देख क्या हो रहा है। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट ये जो इन्होंने हरकत करी है वो उस कैटेगरी में फॉल करता है। तो एक जर्नलिस्ट बोलता है कि क्या वो वर्ड चीटिंग है, तो विराट कोहली कहता है आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। Although this also means कि जब आप इतनी यंग एज में कप्तान बनते हो, जबकि आप अभी अभी तो टीम में आए थे, तो कई बार जो पावर होती है वो आपके सर पे चढ़ जाती है। जब मार्करम और एबी डिविलियर्स दोनों नोटिस करते हैं कि भाई मैच तो चल रहा है, पर जब भी बैनक्रॉफ्ट के हाथ में बॉल आ रही है तो ये थोड़ी अजीब तरीके से रब कर रहा है बॉल। मार्करम और एबी डिविलियर्स दोनों थोड़ा सा अलर्ट हो गए कि कुछ तो हो रहा है भाई यहाँ पे। एंड सो उस टाइम पे मार्करम जो है वो एबी डिविलियर्स के पास आते हैं और कहते हैं समथिंग इज गोइंग। उस टाइम पे ब्रॉडकास्टर्स वो स्क्रीन पे दिखाते हैं कि बैनक्रॉफ्ट जो है बॉल को एक येलो सब्सटेंस से रब कर रहा है। एबी डिविलियर्स कहते हैं यू आर एफ्ड मेट, अब तुम गए। ये भी मुझे लगता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को पता था भाई। क्या वो चीटिंग सिर्फ इन्होंने करी थी या फिर और भी लोग थे? आई एम प्रीटी श्योर वैसा टाइप का नहीं था कि वो कुछ नहीं बोल रहे होंगे, बोल तो वो भी रहे होंगे। दोनों साइड से होता है। हाँ। बैनक्रॉफ्ट ने एक इंटरव्यू में ऐसा हिंट करा कि जो बॉलर्स थे उनको भी ये पता था भाई कि क्या हो रहा है। ये एपिसोड जो हम लोग शूट कर रहे हैं, ये शायद पहली बार है हमारे पूरे पॉडकास्टिंग जर्नी में, हमने ऑलमोस्ट 220 एपिसोड अब कर लिए या जब हम लोग इंडिया को छोड़ के कंप्लीटली किसी और कंट्री की बात करने वाले हैं। एंड ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये जो टॉपिक है आई थिंक नेचर ही बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, प्लस काफी लोगों ने भी डिमांड करा था कि जो सैंड पेपर गेट का पूरा इंसिडेंट हुआ है, जो स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, बैनक्रॉफ्ट, जो ये लोग बैन हुए थे, वो क्यों हुए थे, किस लिए हुए थे, एंड क्या वो वैलिड था। जो थर्ड पार्ट मैंने बोला क्या वो वैलिड था, दैट वाज नेवर अ क्वेश्चन इन माय माइंड, बट जब मैंने रिसर्च करी है इस पॉडकास्ट के ऊपर, काफी ज्यादा ट्विस्ट है और काफी बड़ा बिल्डअप है, जो कि पता है मैं भी, क्योंकि इतना ज्यादा क्रिकेट हम लोग रोज देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में वो डीपली चला गया था और वो एक इंस्टेंट मेमोरी में मेरे था नहीं। व्हेन आई रिकॉल्ड कि हर एक टेस्ट मैच में क्या क्या ड्रामा हुआ है, ये पूरा पॉडकास्ट ना आपको बेसिकली पूरा बिल्डअप देगा जो सैंड पेपर के पहले हुआ था। सैंड पेपर वाली सीरीज में वो थर्ड टेस्ट मैच में इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले के 2 टेस्ट मैच में भी काफी सारे पंगे हुए थे। एग्जैक्टली वो सब आपको पता चलने वाला है इस पूरे पॉडकास्ट से। सैंड पेपर गेट होने के बाद क्या एक्शन लिया गया, क्यों बैन हुए, और क्या वो बैन सही था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे भी यही लगा था, क्योंकि आई गेस सबकी मेमोरी में ये था कि चलो बैन हुआ था, बैन उन्होंने झेला, फिर वो रोते उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो एवरीबॉडी सेड कि हाँ गिल्टी तो है, ये लोग इनकी गलती थी, बट थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एज दे लुक ऑन द फेस ऑफ इट। एक्चुअली में उसके पीछे भी डीप डाउन बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव्स है जो कि शायद आपका माइंड चेंज करें और शायद आपको एक थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर दिलाएं, हो सकता है ऐसा। हाँ, मतलब ये हमारी पूरी कोशिश है कि हम एकदम न्यूट्रल होके जो भी ऑब्जेक्टिवली फैक्ट्स हैं और जो स्पेकुलेशन है वो सब ऑनेस्टली शेयर करेंगे। बाकी जो डिसीजन है वो सबका पर्सनल मॉरल डिसीजन है, आप बताइएगा, हम भी अपना ओपिनियन शेयर करेंगे, बट देयर विल श्योरली बी अ लॉट ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। ये कहानी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाली है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से शुरू कर देते पॉडकास्ट को। एंड लाइक ऑलवेज इस वीडियो को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहां पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर बातें करते हैं, वो हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहां जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। और अब एंजॉय करिए इस सैंड पेपर गेट एक्सप्लेनेशन को। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम लोग थोड़ा से ओरिजिनेशन पे जाएंगे कि कहां से स्टीव स्मिथ को कप्तानी मिली और क्या उसकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया इतनी सक्सेसफुल थी भी कमिंग इनटू दिस सीरीज। ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में माहौल क्या था, ऐसा क्या हो रहा था कि उनको इतना बड़ा स्टेप लेने का थॉट भी आया दिमाग में इन दी साउथ अफ्रीका सीरीज। उसका बैकग्राउंड समझने के लिए ना इतने सालों तक क्या चल रहा था इस सीरीज से पहले, वो जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या हुआ था? मैं भी ये कहने वाला था कि ये सिर्फ 2018 की कहानी नहीं है, आपको थोड़ा पहले जाके समझना पड़ेगा किस सर्कमस्टांसेस में स्टीव स्मिथ कैप्टन बना एंड क्या साइकी होगी उसकी गोइंग इनटू दैट सीरीज कि उन्होंने ऐसे एक्शंस लेने पड़े पूरी टीम को इन जनरल।
सो 2014 में सबको पता, हमने इस पे पॉडकास्ट भी बनाया था एक, जब बीजीटी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे हमने विराट कोहली को पहली बार कप्तानी करते हुए देखा था इंडियन टीम की, जब MS धोनी का जिस पूरी सीरीज में रिटायरमेंट हुआ था। एक उसका शायद एज इंडियंस हम लोग एक फैक्ट जो है वो अंडरलुक कर देते हैं कि स्टीव स्मिथ ने भी वहां पे कप्तानी करी थी पहली बार। एंड मतलब फॉर मी पर्सनली सबसे आइकॉनिक सीरीज मेरे दिल में जो याद रहेगी मुझे विराट कोहली की वही है, बट उसमें भी स्टीव स्मिथ ने इंटरेस्टिंगली कोहली से ज्यादा रन बनाए। एग्जैक्टली, मतलब लास्ट के 3 टेस्ट मैचेस के लिए कप्तान बना था जब माइकल क्लार्क हमारे इंजर हो गए थे, एंड उसके बाद सीरीज एज द टॉप स्कोरर उसने एंड करी थी विद 769 रन्स। विराट कोहली जस्ट उनके पीछे थे विद 600 समथिंग रन्स, बट स्टीव स्मिथ ने वहां पे 750 रन से भी ज्यादा मार दिए थे उस पूरी सीरीज के। Although I would personally say being an Indian की विराट कोहली के लिए ज्यादा मुश्किल था क्योंकि अवे टूर साइड थी, तो भाई हम तो विराट कोहली को सपोर्ट करेंगे, बट नथिंग टेकिंग अवे नथिंग फ्रॉम स्टीव स्मिथ। या एंड वहां पे ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2-0 जीत गई थी। तो स्टीव स्मिथ की कप्तानी में हम लोग वो लोग एक मैच जीते भी थे और फिर लास्ट के 2 मैचेस ड्रॉ भी करे थे, सो अभी तक हारे नहीं थे एक मैच, सीरीज पॉजिटिवली निकाली। हाँ, तो आई थिंक 2 चीजें होती हैं किसी भी प्लेयर को नापने के लिए। एक तो जब वो कप्तान बनता है तो उसकी कप्तानी कैसी है, सेकेंडली जब वो कप्तान बनता है तो क्या उस पर इतना प्रेशर आ जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस नीचे गिर जाती है, जो कि हम लोग विराट कोहली के लिए हमेशा कहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस भी ऊपर चली गई कप्तानी के साथ। आई थिंक काइंड ऑफ सेम कैन बी सेड अबाउट स्टीव स्मिथ, क्योंकि जैसी उनको कप्तानी मिली गई थी उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं और ऊपर चली गई। मोर स्पेसिफिकली इन टेस्ट मैचेस दो, मतलब विराट कोहली इज ऑन अनदर लेवल, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करके तीनों फॉर्मेट में अपना गेम ऊपर लेके गए थे। स्टीव स्मिथ कभी भी वाइड बॉल के उतने बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए, बट रेड बॉल में तो आई थिंक कोई कंपैरिजन ही नहीं था उस टाइम पे। या तो आई थिंक उन्होंने एक इनिशियल साइंस दिखा दिए थे कि वो एक कप्तानी अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, एंड अगर माइकल क्लार्क, जो इनकी एज थोड़ी हो रही थी धीरे धीरे, जितने भी लेजेंड्स थे वो भी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे, तो उनका रिटायरमेंट आना मतलब पक्का ही था अगले 2-3 साल में, तो स्टीव स्मिथ वुड बी द नेचुरल पिक आगे जाके। एंड सो फिर 2015 वर्ल्ड कप आता है जहां पे हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, वहां पे माइकल क्लार्क कप्तानी करते हैं, फिर रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर एशेज सीरीज आती है, एंड दैट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट जब ऑस्ट्रेलिया 3-2 एशेज सीरीज हारती है, ऑल्दो वो इंग्लैंड में हुई थी। उसके बाद काफी लेजेंड्स लाइक हमारे शेन वॉटसन, क्रिस रॉजर्स, जिनको नहीं पता ओपनिंग करते थे उस टाइम पे, माइकल क्लार्क हिमसेल्फ, इन सब ने सोचा कि भाई अब टाइम आ गया हमारा रिटायरमेंट लेने का, एंड साथ ही साथ स्टीव स्मिथ जैसा एक आदमी पनप रहा है जो कि एक अलग लेवल पे निकल रहा है इस टाइम पे, तो उसको प्रॉब्ली राइट टाइम है कि हम उसे कप्तानी सौंप दे सारे फॉर्मेट की। समथिंग दैट यू विल नेवर सी इन इंडियन क्रिकेट। हाँ, कि उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया। या तो उसके बाद उन्होंने स्टीव स्मिथ को कप्तानी दे दी, वो कप्तान बनते हैं, और डेविड वार्नर जो है वो वाइस कप्तान बनते हैं। व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि इतना ज्यादा फास्ट ट्रैक करा गया था डिसीजन एक्चुअली में, इफ यू लुक एट इट। जैसे हम लोग विराट कोहली को हमेशा कहते हैं, वो भी तो बन गए थे, एज में ज्यादा अंतर है नहीं, तो क्या डिफरेंस है, बट विराट कोहली ने 2011 का वर्ल्ड कप भी खेला था, एंड वो तब से खेलते हुए रहे थे। अगर आप स्टीव स्मिथ को एक्चुअली में देखोगे तो 2015 में उनकी कप्तानी आई, आप 3 साल पीछे भी चले जाओ, ही वॉज नॉट इवन अ कोर मेंबर ऑफ द टीम। 2012-2013 तक ही वॉज नॉट अ कोर मेंबर। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन ये भी है, शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि स्टीव स्मिथ एक्चुअली में जब सीन पे ब्रेकआउट करे थे, मुझे याद है मैंने बहुत पहले उनको बिग बैश लीग में देखा था, ही एक्चुअली केम इन एज अ लेग स्पिनर, एंड जब वो टेस्ट मैचेस में उस लेवल की बैटिंग करनी उन्होंने शुरू करी थी ना, मुझे ये सीरियसली बताओ, नहीं चीज मुझे स्पेसिफिकली याद है, मैं और मेरे जो दोस्त हुआ करते थे, मतलब हम लोग इस अमेजमेंट में होते थे कि ये हमारे सामने ये बंदा एज अ प्रॉपर लेग स्पिनर आया था। और कई बार ऐसा होता है ना कि एक फेज आता है हर एक ऐसे बॉलर के लाइफ में जब वो बीच में बैटिंग थोड़ी अच्छी कर रहा होता है, तो उसको कभी ऊपर प्रमोट कर दिया जाता है। जैसे बीच में अश्विन को नंबर 6 पे बैटिंग कराने लग गए थे टेस्ट मैचेस में इंडिया, इवन अबव द विकेट कीपर। हरभजन सिंह ने बीच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 100 मार दी थी, तब लग रहा था क्या बैटिंग कर रहे हैं। एशिया कप में छक्का मार के आई थिंक शोएब अख्तर थे, मोहम्मद आमिर थे, उनके अगेंस्ट छक्का मार के जिताया था। शोएब अख्तर तो वो इशारा कर रहे थे। तो वो एक फेज आता है, जो भी बॉलर्स ऐसे होते हैं जिनके पास पोटेंशियल है, बट स्टीव स्मिथ सीधा मतलब टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर के मतलब नंबर 4 का बैटर होना, मतलब टेस्ट मैचेस में आप सबसे बड़े प्लेयर हो टीम के, और वहां पे आप कंसिस्टेंटली रन मार रहे हो, वो एवोल्यूशन अपनी आंखों के सामने देखना इन अ स्पैन ऑफ 2-3-4 years, वो एक बहुत बड़ा फिनोमेना था, जो कि मैं अभी भी मानता हूँ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग्स मैंने इस जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स में से देखी है। कि स्टीव स्मिथ पे एक आर्ग्यूमेंट, अब जैसे अब तो रूट आ गए हैं बहुत ज्यादा इस डिबेट में, बट आज से 3-4 साल पहले तक कोई डिबेट थी भी नहीं कि टेस्ट मैचेस में
स्टीव स्मिथ शायद जनरेशन के बेस्ट बैटर होंगे, कोहली खुद कहते थे। हाँ, फॉर सम पीपल इवन राइट नाउ आई नो रूट ने ज्यादा रन मार दिए, बट काफी लोग, आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम रूट, बट काफी लोग वही कहते हैं ना कि फ्लैट पिचेस हैं, खेलने का तरीका वैसा है, मैचेस ज्यादा खेलते हैं। स्मिथ का काफी डिफरेंट है एंड एवरेज भी उनकी बहुत अच्छी है अगर आप आई वोंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम रूट, उनका एक अलग पॉडकास्ट बन सकता है उनके ऊपर। बट हाँ, स्टीव स्मिथ का जो एवोल्यूशन रहा है, नोबडी सॉ दिस कमिंग। विराट कोहली या फिर कोई भी, सचिन तेंदुलकर, सब एज अ बैटर खेलने आए थे। जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने जो करके दिखाया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, उसी का वो रीजन था कि उनको कप्तानी में इतनी जल्दी फास्ट ट्रैक कर दिया गया। ऑल्दो दिस ऑल्सो मीन्स कि जब आप इतनी यंग एज में कप्तान बनते हो, जबकि आप अभी अभी तो टीम में आए थे, तो कई बार जो पावर होती है वो आपके सर पे चढ़ जाती है। एंड सो डेविड वार्नर एंड स्टीव स्मिथ दोनों एज यंग प्लेयर्स इतनी जल्दी कप्तान बनना, इट ऑल्सो काइंड ऑफ गेव देम अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, जहां पे उन्हें लगा कि अब उनके हिसाब से चलना है सब कुछ, इतनी जल्दी आपको बनाया गया है तो आप बहुत ही स्पेशल खिलाड़ी हो गए। ऑल्दो वहां पे वो ऑस्ट्रेलिया की आप कहोगे कि थोड़ी एक वो गंदा लक भी आप कह सकते हो, क्योंकि कोई सीनियर अवेलेबल नहीं था, सारे एक साथ रिटायर हो गए, तो नेचुरली इतनी जल्दी लीडरशिप रोज में आना पड़ गया। बट कहीं ना कहीं वो पावर कभी कभी चढ़ जाती है आपके दिमाग में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं चाहता हूँ सब लोग याद रखें इस पॉडकास्ट में आगे जाते वक्त, बिकॉज एक देखो, हम लोग यहाँ बैठ के कभी भी किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, बट इन द गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द डेटा, हम लोग को थोड़ा सा ये स्पेकुलेट या असर्टन करने का ट्राई करना है कि एक इंसान कब अपने करियर के फेज में ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि पावर को थोड़ा सा ज्यादा सर पे चढ़ा रहा है, एंड कब वो एकदम ही ह्यूमिलिटी के साथ खेल रहा है। कुछ चीजें एविडेंट हो जाती हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस इन पॉइंट है कि क्योंकि उनको पावर इतनी जल्दी मिल गई, यू स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ नॉट सो आइडियल बिहेवियर फ्रॉम डेविड वार्नर एंड स्टीव स्मिथ। और ये भी बहुत ही एक ग्रे कैरेक्टर है स्टीव स्मिथ मेरे ओपिनियन में, बिकॉज जब कोई इंसान वैसे रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा होता है ना, आपका दिल टूट जाता है, आपको लगता है कि यार कितना ही बड़ा जुर्म माफ कर देते हैं। एंड स्टीव स्मिथ जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ अस, कई सिचुएशन में उन्होंने अपनी अच्छी साइड भी दिखाई है, बट आई थिंक सिर्फ उसको लेकर ये कह देना कि नहीं वो कंप्लीटली वाइट है, कुछ ग्रे या ब्लैक्स कुछ है ही नहीं उनके कैरेक्टर में, वो आई थिंक बहुत ही ज्यादा एक गलत स्टेटमेंट होगा। जस्ट लाइक सेइंग कि उनका कैरेक्टर एकदम ही ब्लैक है, कुछ पॉजिटिव है ही नहीं। तो क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे सैंड पेपर से अकेला इंसिडेंट ऐसा नहीं है भाई, उससे पहले और भी चीजें हुई हैं। एक तो इंडिया के अगेंस्ट ही हुआ था, तो वो ड्रामे हमें दिख रहे थे। इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर, जो 2014 का बीजीटी हुआ था जिसकी हमने बात करी अभी, जब स्टीव स्मिथ कप्तान बने थे, तब रोहित शर्मा वाला इंसिडेंट याद है उसमें? जब विराट कोहली आके स्लिप से खड़ा होकर स्टेन योर लिमिट्स कह रहा था, तब क्रीज पे कौन थे? डेविड वार्नर थे एंड स्टीव स्मिथ थे, यही दोनों तो थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसने शुरू का किसने खत्म करा, वो बहुत ऑब्वियस है, सब सोच सकते हैं, बट ये देयर इज नो कोइंसिडेंस कि उसी सीरीज से सब शुरू होता हुआ दिख रहा था हमें। ये भी सोचने वाली बात है। आई थिंक वही वो कप्तानी के अंदर इतनी जल्दी आ गए, इतनी जल्दी लीडरशिप रोल्स में आ गए, फिर वो 2-3 साल का पीरियड था जहां पे हमने ऑस्ट्रेलिया को, मतलब आई नो हम लोग वो प्रॉपर रिस्पेक्टफुल टर्म कभी भी यूज नहीं करते ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए कि वो बहुत ज्यादा जेंटलमैन ट्रीटमेंट करेंगे, बट थोड़ा ज्यादा ही ओवर द टॉप जाके एकदम जो ब्रैश ट्रीटमेंट होता है वैसा टाइप का दिखने लग गया था। मतलब आई थिंक ये दिस इज मोर स्पेसिफिक टू डेविड वार्नर, योर जनरेशन। अच्छा ओके, मतलब अगर तुमने रिकी पॉन्टिंग के साथ देखा होगा ना, अच्छा okay. तो भाई कोई रहम ही नहीं था। इनफैक्ट लोग आर्ग्यू करेंगे शायद उस टाइम पे और ज्यादा था ये सब, मतलब प्रॉब्ली वो उस एरा को वापस ला रहे थे दोनों खिलाड़ी साथ में। एंड स्पेसिफिकली आई वुड से डेविड वार्नर, क्योंकि कुछ ज्यादा ही ब्रैश थे भाई वो। अभी मैंने स्टीव स्मिथ का कहा, डेविड वार्नर का भी एक बहुत कॉन्शियस इमेज वाइट वॉशिंग हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग वेट करना, एंड तक आपको समझ में जरूर आएगा ये। बट हाँ प्लीज। तो उसके बाद जैसा तुमने कहा कि क्या स्टीव स्मिथ की कप्तानी जो थी वो एकदम सही ट्रैक पे चल रही थी। कप्तान तो बनते ही हैं, बट उसके बाद हम लोग देखते कि हेयर एंड देयर ऑब्वियसली वो सीरीज जीत भी रहे थे, बट सब कॉन्टिनेंट में वो लोग कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे थे। वेदर इट बी, जब वो लोग इंडिया से 2017 में आ रहे थे, 2016 में श्रीलंका से 3-0 हारे थे वो लोग सीरीज। तो ये सब कॉन्टिनेंट में उनकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही थी। बांग्लादेश जाके 1-1 ड्रॉ कर दिया था, जीत नहीं पाए थे। और इंडिया में जो वो 2-1 आई थिंक हुआ था, जो इंडिया जीती थी, उसी में तो हुआ था वो शोल्डर वाला ना। नहीं, वो भी उसमें हुआ था शायद। मैं जिसकी बात, वो तो ग्लेन मैक्सवेल थे, चलो मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन फेड मूवमेंट की। वो तुम्हें याद है? नहीं भाई, इस पूरे पॉडकास्ट का जो पूरा थीम है वो चीटिंग के ऊपर है। आई थिंक वो जो चीजें हुई थी ना, वो भी चीटिंग होती है।
एंड ये मैं जिन लोगों को नहीं याद है, मैं आई वुड लाइक टू नरेट दिस इंसिडेंट। क्या हुआ था उस पूरी सीरीज में, विराट कोहली और टीम इंडिया ने नोटिस करा था कि डीआरएस का जब भी मौका आता था, जैसे जो भी टीम जब बैटिंग कर रही होती है, 2 ही बैटर होते हैं फील्ड के ऊपर, बाकी सारे लोग ड्रेसिंग रूम में होते हैं। तो ना बहुत आसान होता है कि आप चुपचाप ऐसे देख देख के अपनी नजरें, बिना किसी को जाने पहचाने, चुपचाप अपनी नजरें घुमाओ ड्रेसिंग रूम की तरफ। हाँ, वो इशारा कर देंगे, और वो इशारा कर देंगे, क्योंकि उनके पास लैपटॉप्स होते हैं, उनको पहली बार चल जाता है कि डीआरएस लेना चाहिए कि नहीं। तो वो थोड़ा सा हिंट कर देंगे, और क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो बहुत आसान होता है। जब सब लोग फील्डिंग कर रहे होते हैं तो ड्रेसिंग रूम में से मैनेजमेंट होती है, तो आसान तब भी है, बट वाइल बैटिंग इट गेट्स इवन मोर इजी। फील्डिंग में भी आगे कर सकते हो, 11 लोग हैं तो कोई भी पूछ सकता है, वहां पे पकड़ना उस सेंस में मुश्किल है। बट वो चीज बहुत ज्यादा हो रही थी, एंड अपेरेंटली स्टीव स्मिथ ने भी चीज 3-4 बार कर रखी थी। एंड देन इट केम टू दैट टेस्ट मैच, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सा टेस्ट मैच था उस सीरीज का ये, बट उसमें होता है कि स्टीव स्मिथ एलबीडब्ल्यू हो गए थे, समथिंग लाइक दैट, एंड वो लिटरली पलटते हैं पूरा पवेलियन की तरफ, एंड काइंड ऑफ एक जेस्चर होता है कि लूं या ना लूं, एंड विराट कोहली गुस्से में आता है अंपायर की तरफ कि ये देख क्या हो रहा है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये देख क्या हो रहा है, एंड अनु इतना ना ब्लेटेंट हो गया था उस टाइम पे कि अंपायर को दिख गया साफ साफ, एंड उसने फिर कहा कि निकलो ऐसे, स्टीव स्मिथ को कहा। अच्छा। एंड फिर स्टीव स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते कि ये मेरा ब्रेन फेड हो गया था। ब्रेन फेड जिनको मतलब नहीं पता कि मतलब दिमाग मेरा चलना एकदम से बंद हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आया क्या करूं, तो वो मेरा एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा था कि मैं पूछ लूं, गलती हो गई मेरे से। एंड विराट कोहली फिर आकर कहते कि आई डोंट वॉन्ट टू यूज द वर्ड, बट ये जो इन्होंने हरकत करी है वो उस कैटेगरी में फॉल करता है। तो एक जर्नलिस्ट बोलता है कि क्या वो वर्ड चीटिंग है, तो विराट कोहली कहता है आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, बट बेसिकली विराट कोहली वही कहना चाहते हैं, एंड आई थिंक विराट कोहली एकदम सही थे इस बात पे। ऑब्वियसली भाई, आप डीआरएस का मिसयूज ऐसे नहीं कर सकते हो, जो कि वो रूल्स के अंदर अलाउड नहीं है। अगर आप रूल्स को मिसयूज करके इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ, इट इज चीटिंग इन अ गेम। कोई डिबेट ही नहीं है इस बात की। आई थिंक चीटिंग जैसा वर्ड शायद एक जेंटलमैन स्पोर्ट पर थोड़ा लोग ज्यादा सीरियसली कंसिडर करते हैं, जिससे विराट कोहली ने वो चीज मतलब एकदम आउटलैंडिशली बोली नहीं, वरना अगर वो बोलते भी तो मैं तो फुल सपोर्ट करता हूँ। प्लस इन एनी अदर स्पोर्ट ये डायरेक्टली आप यही कहते हैं कि भाई ये चीटिंग है, इट इज अगेंस्ट द रूल्स, एंड ये चीटिंग ही हुई फिर। बट हाँ ठीक है, जेंटलमैन स्पोर्ट जो भी है। बट मेरा कहने का बेसिकली मतलब ये कि स्टीव स्मिथ और वो ऑस्ट्रेलियन टीम, क्योंकि स्टीव स्मिथ पूछ किससे रहा है, मैनेजमेंट और टीम से पूछे जो पवेलियन में बैठी है, क्या उनको नहीं पता कि ये सब गलत हरकतें हो रही हैं? एंड विराट कोहली ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, ये थ्रू आउट द सीरीज हो रहा था, और इस बार मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया कि कब तक करते रहोगे भाई चीटिंग। तो दैट टीम न्यू व्हाट इज हैपनिंग, एंड वो कैरेक्टर पे वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि आप स्पिरिट ऑफ द गेम तो भूल जाओ, जो लीगल रूल्स है गेम के आप उनके अंदर भी रहकर नहीं खेल रहे हो। यू आर कंसिस्टेंटली, वो जो एक थिन रोप होती है बिटवीन स्मार्ट यूज ऑफ रूल्स एंड ब्लेटेंट मिसयूज। अश्विन हमेशा उसके उस साइड पे रहते हैं, स्मार्ट प्ले, बट स्टीव स्मिथ तो लाइन कॉन्स्टेंटली क्रॉस करने लग गए थे इवन बिफोर द सैंड पेपर सीरीज। ये मेरा पॉइंट है। एंड 2016 में एक ह्यूमिलिएटिंग लॉस आई थी, आई वुड से, जब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया आई थी खेलने के लिए। बाद में 2018 में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जाती है, बट इससे पहले 2016 में साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया आई थी, एंड यहाँ पे वो सीरीज 2-1 जो है हार जाते हैं। एंड जो 2 मैचेस वो हारे थे अल्टीमेटली, पहले 2 मैचेस हारे थे, दैट मतलब वो एक ह्यूमिलिएटिंग फैशन में हारे थे। साउथ अफ्रीका पहला मैच 177 रन से जीती थी, एंड सेकंड मैच जो था वो एन इनिंग्स एंड 80 रन से जीती थी। तो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग फैशन में था, एंड सडनली स्टीव स्मिथ की कप्तानी पे क्वेश्चंस आ गए थे कि भाई इज ही द राइट कैप्टन फॉर अस टू लीड अस इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो उसके बाद 2018 जब हम आते हैं, एंड जब हम लोग वो साउथ अफ्रीका वाले टूर पे जाते हैं, तो गोइंग इनटू दिस टूर मतलब एक ये अच्छा खासा टेस्ट था स्टीव स्मिथ के लिए कि उसे प्रूफ करना पड़ेगा भाई अपनी कप्तानी। आप ऐसे नहीं रह सकते कि वहां पे हार गए थे हम लोग, घर पे हार गए थे, बाहर भी आके हार जाएंगे। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था रिसर्च करते हुए कि उसमें अपेरेंटली ये भी निकली थी एक रूमर कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने जो ये टीम की लीडरशिप थी उनसे कहा था कि हम तुम्हें जीतने के पैसे देते हैं, खेलने के नहीं। ओ भाई साहब, तो मतलब वो मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा था उस टाइम पे। प्लस मतलब इवन एट दैट स्टेज ये कितने साल के होंगे स्टीव स्मिथ? विराट कोहली कितने के होंगे उस टाइम पे? 27-28। हाँ, तो ये भी ऐसे कुछ होंगे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं थे। अपने पीक पे एंटर कर रहे थे। यूजुअली एक बैटर की पीक लेट 20s से अर्ली 30s के बीच में होती है। वो पीक में एंटर करने से पहले ही अगर आपको कप्तानी पे इतने सवाल उठने लग जाए तो बर्डन आ जाए, हर कोई झेल नहीं पाता इस चीज को। काइंड ऑफ शायद इसीलिए अभी जो हम बात करेंगे वो हुआ भी। एंड जो स्टैट्स थे गोइंग इनटू दिस सीरीज वो फेवर एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया को ही कर रहे थे,
क्योंकि साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम अपने घर पे 1970 में जीती थी। ये भी इतना ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि आप अपने घर में ही नहीं जीत पा, और दूसरे घर अवे जाके जीत जा रहे हो, अपने घर में नहीं जीत पा रहे। मतलब ऑलमोस्ट 40 साल हो गए थे जीते हुए। तो क्लियरली स्टैट्स जो थे वो ऑस्ट्रेलिया को फेवर कर रहे थे, बट साउथ अफ्रीका अच्छे फॉर्म में थी। नंबर 1 टीम जो थी उस टाइम पे दैट वाज इंडिया, एंड वो अपने घर पे 2-1 हरा के आ रहे थे उनको। एंड ऑस्ट्रेलिया भी एक अच्छे फॉर्म में आ गई थी क्योंकि इससे जस्ट पहले एशेज हुआ था, एंड इंग्लैंड में अपने घर पे उन्होंने 4-1 हराया था इंग्लैंड को। दिस सीरीज वाज आल्सो अ बिट कंट्रोवर्शियल क्योंकि जब ये सीरीज हो जाती है, इसके बाद जो सेलिब्रेशन होता है ट्रॉफी के साथ, उसमें पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ने ऐसे 4-0 का ऐसे सेलिब्रेशन करा था। आई डोंट थिंक इसमें कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कहना रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो एक्स प्लेयर्स हैं उन्होंने तक काफी ज्यादा बोला था ये, ऑल्दो इसके पीछे अभी क्या रीजन निकल सकता है हम आगे जाके बात करेंगे। अच्छा, ऐसा भी कुछ है क्या? मतलब एक बेसिक है, जब हम लोग बॉल टैंपरिंग की बात करेंगे तो ये भी आ जाएगा उसमें। अच्छा, इन माय ओपिनियन जितना भी तुमने मुझे बताया है, क्योंकि ये पार्ट तुमने रिसर्च करा, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। यहाँ पे मैं डिफेंड करूंगा टीम को। अगर सिर्फ ये होता ना तो मैं तब भी समझ लेता। वो जिस चीज को हिंट कर रहा है नहीं, पीछे बैनर पता क्या था? क्या? इंग्लैंड का वो मुट्ठी बनी थी दोनों। एक में इंग्लैंड का था वो ऐसे ऐसे था, और ऑस्ट्रेलिया का था वो ऐसे था। बैनर बने थे ऐसे हाथ के। अच्छा, प्रॉपर नेक्स्ट लेवल सेलिब्रेशन हुआ था। बट आई थिंक ये भी ठीक है भाई मतलब इन अ स्पोर्ट दैट यू कॉल्ड जेंटलमैन स्पोर्ट, जहां पे आपको बात बात पे पेनल्टीज लगानी पड़ती हैं, वहां पे तो मैं तो ये कहता ही हूँ ना कि यार जेंटलमैन स्पोर्ट हटा दो। मतलब आई एम ऑल फॉर बैंटर, बट फिर वही है कि फिर या तो आप एक्सेप्ट कर लो स्पोर्ट में, जब तक आप वो रूल्स हैं तब तक आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। दैट इज प्रॉब्लम माय पॉइंट। एंड उस टाइम पे एज आई सेड कि स्टीव स्मिथ उस टाइम पे पीक पे थे। इस एशेज सीरीज में वो 687 रन बना के आ रहे थे, एंड वार्नर जो थे वो भी अपने आप को एज अ वेल एस्टैब्लिश्ड ओपनर, रिलायबल ओपनर एज प्रूफ कर चुके थे। तो दोनों ही खिलाड़ी अपने आप को प्रूफ कर चुके थे एंड एक अच्छे फॉर्म में आ रहे थे इस सीरीज के अंदर। एंड इतनी हाईली एंटिसिपेटेड ये सीरीज इसलिए भी थी क्योंकि जो मैचअप्स बन के आ रहे थे, साउथ अफ्रीका की टीम भी भाई उस टाइम पे अलग लेवल की टीम थी। 100%। मतलब आप स्टार्क एबीडी की बात कर लो, रबाडा स्मिथ की बात कर लो, वार्नर और मॉर्ने मॉर्कल की बात कर लो, बहुत तगड़े मैचेस बन रहे थे, एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो हाईली एंटिसिपेटेड। तो इस बिल्डअप के साथ फाइनली हम लोग चलते हैं अपनी साउथ अफ्रीका वाले टूर पे, जहां पे हमें पूरा कांड होते हुए दिखता है। जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा होने वाला है, इसमें हम लोग हर एक टेस्ट मैच की बातें करेंगे, एंड इसमें हम लोग ये बातें नहीं करेंगे इसने कितने रन मारे, ऐसा कैसा खेला, बट द स्टोरी लाइन बिहाइंड इट। क्योंकि ये सैंड पेपर का जो इंसिडेंट हुआ है ना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ये मत भूलिएगा कि इससे पीछे का एक बहुत बड़ा बिल्डअप था, और वो बिल्डअप अभी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करा है। अब वो सीरीज शुरू होने के बाद भी और ज्यादा बिल्डअप दिखने वाला है आपको। सब सस्पेंस खोलेंगे एंड में। क्या हुआ था पहले टेस्ट मैच में? तो पहला टेस्ट मैच होता है हमारा डरबन में 1 मार्च को, एंड वहां पे ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आती है। जिनको नहीं पता, कैमरॉन बैंक्रॉफ्ट ये भी बहुत ही ज्यादा मतलब इन्वॉल्व नेम थे इस पूरे स्कैंडल के अंदर, तो इनका नाम जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई सबसे बड़ा तो वही था। मतलब काफी लोग शायद जानते नहीं होंगे इनको आज की डेट में, क्योंकि काफी टाइम से ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला नहीं है। 2019 के बाद से मैच नहीं खेला है। 2019 के बाद से मैच नहीं खेला, राइट। तो अब 6 साल हो चुके, तो आई थिंक काफी लोग भूल चुके होंगे, या तो या काफी लोगों ने जिन्होंने बाद में देखना स्टार्ट करा उनको पता ही नहीं होगा इनके बारे में। तो कैमरॉन बैंक्रॉफ्ट उस टाइम पे उनके लिए ओपनिंग करते थे, वो जल्दी आउट हो जाते हैं इस पूरे इनिंग्स में, बट उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया 351 रन बनाती है, जहां पे वार्नर और स्मिथ दोनों 50 मारते हैं, एंड केशव महाराज हमारे जो है वो 5 ले लेते हैं। उसके बाद आती है सेकंड इनिंग्स, एंड यहाँ पे साउथ अफ्रीका 162 पे ऑल आउट हो जाती है। एंड एक और बहुत जाने माने खिलाड़ी जिनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है इस पूरे सीरीज में, वो थे एबी डिविलियर्स। ही वॉज अ लोन वॉरियर इन दिस इनिंग्स, जहां पे वो 71 नॉट आउट रहते हैं, बट सामने से विकेट गिरते रहते हैं। एंड मिचेल स्टार्क यहाँ पे 5 लेते हैं। यहाँ पे 5 आपको बहुत सारे दिखेंगे पूरी सीरीज के अंदर। फिर आती है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो 227 बनाती है। बैंक्रॉफ्ट अच्छा खेलते हैं, वार्नर्स में थोड़ा जल्दी आउट हो जाते हैं, बट अच्छी खासी उन्होंने लीड ले ली थी। एंड सो 4th इनिंग्स में आते आते साउथ अफ्रीका को 417 रन चाहिए थे जीतने के लिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इम्पॉसिबल होता है। और घर पे पहला टेस्ट मैच आप खेल लो और इतने ज्यादा रन चाहिए लास्ट इनिंग्स में, काइंड ऑफ प्रेशर अभी साउथ अफ्रीका के ऊपर है। होना था डेफिनेटली, बट वहां पे मार्करम जो थे, जो कि उस टाइम पे काफी यंगस्टर थे, वो वहां पे स्टेप अप करते हैं जब वो 143 रन बनाते हैं, जबकि दूसरी साइड से लोग गिरते जा रहे थे एंड कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल रहा था उनको। बट एक मोमेंट ऐसा था जब मार्करम के साथ एबी डिविलियर्स खेल रहे थे, एंड यहां से वो पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है।
एबी डिविलियर्स ने एक ही बॉल खेली थी, नॉन स्ट्राइक पे थे वो, मार्करम डिफेंड करते हैं एंड वार्नर के पास बॉल जाती है। बहुत सिंपली उन्होंने मना कर दिया सिंगल लेने के लिए, बट एबी डिविलियर्स स्टार्ट ले चुके थे। अब एबी डिविलियर्स को एकदम से मुड़ के वापस पीछे ना पड़ा, वो फिसल भी गए एंड वो रनआउट हो जाते हैं। लायन उन्हें रनआउट कर देते हैं। उसके बाद वो पड़े हुए थे जमीन पे, ऐसे लेटे हुए थे जमीन पे। हाँ, और लायन जिन्होंने जस्ट उन्हें रनआउट करा था वो उनके पास से जाते हैं और बॉल उनकी चेस्ट पे फेंक देते हैं। भाई मतलब सो डिसरिस्पेक्टफुल भाई, इतना फालतू की चीजें। एंड डेविड वार्नर उस मोमेंट का पूरा फायदा उठाते हैं एंड ही स्टार्ट स्वेरिंग एट मार्करम, जिन्होंने रनआउट करा दिया था उनको गाली देने लगे। हाँ, ही इज अ यंगस्टर, तो आप उन्होंने एक सीनियर को रनआउट करा दिया, तो आप क्लियरली उन पे शॉट्स दे सकते हो ताकि उनका कॉन्फिडेंस और गिर जाए, जबकि वो अच्छा खेल रहे थे उस टाइम पे। तो पूरा फायदा उठाया ऑस्ट्रेलियन टीम ने उस मोमेंट का, जहां पे वो एक मतलब उस टाइम पे भी भाई ही वाज अ वेरी नोन प्लेयर, एबी डिविलियर्स, उन पे बॉल फेंकी। भाई रिस्पेक्टेड मैन यार, रिस्पेक्टेड मैन। हाँ, एबी डिविलियर्स पे मतलब ही इज नॉट इवन समवन जो कि कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत ही ज्यादा एक लाइट हार्टेड नेचर सा है उनका, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन से आदमी है, तो यू ऑलवेज फील फॉर द गाय। एंड जिस टाइप की बदतमीजी ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे करी थी, आप इमेजिन करो, पिक्चर विजुअलाइज करो एक बार, बंदा रनआउट होके लेटा हुआ है क्योंकि डाइव मारी होगी, ये कुछ सेकंड्स की बात है, लायन सेलिब्रेट करते करते बॉल फेंक के चले गए ऊपर। अब कितना भी कह लो गलती से हाथ से फिसल गई, ये हो गई, सबको पता क्या हुआ था। कैन यू इमेजिन अगर ये इंडियन प्लेयर के साथ किसी हो रहा हो? भाई हम जैसे लोग, मतलब लोग यहाँ बल्ला लेके अपने घर से निकलेंगे टिकट कराने, आईपीएल के लिए आना दो एक बार फिर उसे। हाँ, स्टेडियम में बल्ला लेके आएंगे सब। पर मतलब मुझे लगता भी नहीं कि इंडियन प्लेयर के अगेंस्ट आप कर भी सकते हो अभी। अब तो ये करेंगे भी नहीं, प्लस ये इनकी खुद भी हिम्मत नहीं होगी अब, जितना पैसे लोग कमाते हैं आईपीएल से। बट आदमी को बहकने में टाइम नहीं लगता। उस टाइम पे पैसे नहीं कमा रहे थे क्या? था तो भाई डेविड वार्नर तो एसआरएच का जो चल रहा था, अभी आईपीएल जिता के आया था 16 में, बस बताओ। तो डिविलियर्स थे, स्टीव स्मिथ भी उस टाइम पे कभी भी फ्लर्श नहीं कर पाए, बट कुछ मोमेंट्स ऐसे रहे, मुझे याद है उन्होंने बहुत तगड़े तगड़े कैचेस पकड़े हैं राइजिंग पुणे सुपर जायंट से भी। तो प्लस 17 में आई थिंक वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को फाइनल में लेके आए थे, वो वाला सीजन था। हाँ, 17 में फाइनल लेके आए थे कप्तान। उसके बाद वो राजस्थान रॉयल्स गए थे अगले सीजन के लिए, सीएसके बैन हो रखी थी तब। ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा चक्कर होता है एंड इसके चक्कर में ऐसा नहीं है कि लायन को छोड़ दिया जाता है, 15% मैच फी उनकी काटी जाती है। बट इसके बाद चलो एबी डिविलियर्स जाते हैं, फिर क्विंटन डिकॉक आते हैं, और उनके साथ जो हुआ था वो और भी खराब था। करेक्ट। डे 4 चल रहा था एंड क्विंटन डिकॉक ने 83 रन के आसपास वो खेल रहे थे, अच्छी खासी उनकी सेटल लग रहे थे टीम में, तो जीते ना तो कम से कम ड्रॉ कराने के लिए खेल रहे साउथ अफ्रीका, वैसे टाइप की सिचुएशन थी। अब उस टाइम पे क्या होता है, टी ब्रेक होता है एंड ये सारे खिलाड़ी अंदर जा रहे होते हैं, और फिर बाद में ये विजुअल्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, यू कैन क्लियरली सी दिस। टनल में जाते हुए एंड 2 विजुअल्स हैं, टनल में जाते हुए डेविड वार्नर स्टार्ट स्वेरिंग एट, स्वेरिंग इज अ एक सॉफ्ट वर्ड एक्चुअली में, शाउटिंग एंड फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन के टाइप का वैसा हो रहा था कि वो भाग रहे उनकी तरफ उनको पकड़ने के लिए। मतलब एक होता है ना कि आप किसी को मारने जा रहे हो, हाँ, और आपके टीममेट्स रोक रहे हैं, दोस्त आपको ऐसे पकड़ के रोक रहे कि नहीं भाई मत मारने जा, तो आप उनको पकड़ना पड़ रहा है आपको। वो हाल हो रखा था। फिर वो विजुअल आता है कि जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं, तब भी डेविड वार्नर लगातार लगे पड़े होते हैं। एंड क्विंटन डिकॉक को इफ यू लुक एट उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत काम सी थी, मतलब आई एम प्रीटी श्योर वैसा टाइप का नहीं था कि वो कुछ नहीं बोल रहे होंगे, बोल तो वो भी रहे होंगे लगातार, बट क्लियरली दिख रहा था कि कौन एट फॉल्ट एंड कौन ज्यादा भड़का हुआ है उस टाइम पे, कौन लाइन क्रॉस कर रहा है प्रॉब्ली, वो क्लियर दिख रहा था उस टाइम पे। एंड इतनी ज्यादा हद तक बदतमीजी थी, मतलब दीज आर फ्यू रेयर मोमेंट्स दैट यू सी इन क्रिकेट। ऐसे टाइप का आई थिंक अग्रेशन और ऐसे टाइप का कि मार देना जाके दूसरा आदमी को, ये वी हार्डली सी दिस इन क्रिकेट। 20s के डेकेड में तो आपको अभी 5 साल हो गए, आधा निकल गया डेकेड, नहीं देखने को मिला देखने को। वो आप एक बार जाके सर्च करना यूट्यूब पर, जो विजुअल्स थे जेन्युइनली स्कैरी, मतलब टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप कह सकते हो। लग रहा था कि प्रॉपर लड़ाई हो जाएगी। बट आई थिंक एक जो काम हो सकता था इस लड़ाई का, एक जो फायदा निकल के आ सकता था ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो ये हो सकता था कि जब टी ब्रेक खत्म होगा तब क्विंटन डिकॉक शायद थोड़ा फोकस खो चुके होंगे इस पूरे चक्कर में, इस हीटेड ऑल्टरकेशन के चक्कर में। एंड वही होता है, साउथ अफ्रीका जब बाहर आती है तो 298 पे ऑल आउट हो जाते हैं और 118 रन से पहला मैच वो हार जाते हैं अपने घर पे। दिस वाज अ बिग स्टेटमेंट। एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स की पॉइंट ये था कि थ्रू आउट द मैच वो इतने हद तक अनॉय कर चुके थे कमेंटेटर्स को, क्योंकि कमेंटेटर्स के पास वो स्टंप माइक होता है,
अच्छा, करेक्ट। तो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था उनके लिए कि उन्होंने स्टम्प माइक्स डाउन कर दिए थे वॉल्यूम उनका, कि भाई बॉर्डर लाइन गॉट इरिटेटिंग फॉर कमेंटेटर्स कि किस हद तक की चीजें बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। अच्छा। तो उन्होंने स्टम्प माइक ही डाउन कर दिया अपने कॉम बॉक्स में, इस हद तक बातें चली गई थी। एंड फिर वो इस मैच खत्म होने के बाद एक लेजेंडरी ट्वीट आता है फ्रॉम एबी डिविलियर्स, जब वो कहते हैं दिस सीरीज विल बी वन टू रिमेंबर। और इसके बाद आने वाले पूरी सीरीज में जो तहलका मचाने वाले थे वो, मतलब एक वो कहते हैं ना, एक स्टेटमेंट होती है कि देयर इज नथिंग मोर सेटिस्फाइंग देन अ प्लेयर सीइंग अ प्लेयर जो कि अपने शब्दों को बैक कर सके परफॉर्मेंस के साथ। दिस वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स। एक वो लेजेंडरी बीस्ट जगा दिया था एबी डिविलियर्स के, लेजेंडरी ट्वीट माना जाएगा इसको एक्चुअली में। एंड इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कैप्टन जो थे फाफ डू प्लेसी, वो कहते हैं कि सम पर्सनल स्टफ वाज सेड बाय डेविड वार्नर, बट स्मिथ जो है वो ओपनली आके इसको डिनाई भी करते हैं कि ही कैन से व्हाटएवर ही वांट, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। वंस अगेन ये स्मिथ पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। स्मिथ ने ये चीज कई बार कर रखी है पहले कि होता कुछ है एंड वो बोलते कुछ और है। एंड मैं ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि कोई भी कप्तान होगा अगर उसकी टीम में ऐसा कुछ हो रहा होगा तो वो उनको डिफेंड करने के लिए झूठ तो बोलेगा ही, बट ये बहुत बार हो चुका है। प्लस यू एज अ कैप्टन यू हैव टू कीप योर प्लेयर्स इन चेक। देन अभी आगे भी पता चलेगा, अभी फिर से बोला है ऑस्ट्रेलिया में अभी हमने देखा था बीजीटी में, इसका मतलब 15% हुआ होगा। और उसके बाद रोहित शर्मा के कह रहे थे वी ऑल प्लेयर्स हैव टू रिमेंबर देयर बाउंड्रीज, ऐसे टाइप की स्टेटमेंट देने लग गए थे एज कैप्टन, क्योंकि ही फेल्ट रिस्पॉन्सिबल। वो स्मिथ की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला। आईसीसी ने यहाँ पे डेविड वार्नर को लेवल 3 ऑफेंस से चार्ज करा था, बट कोई बैन नहीं मिला था उन्हें, फाइन मिला था उन्हें बस। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने सेकंड टेस्ट मैच पे जो कि पोर्ट एलिजाबेथ में होना था। यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया टॉस जीती और बैटिंग लेती है पहले। एंड इस पूरे मैच में स्टार्टिंग से ही अग्रेशन दिख रहा था दोनों टीम से। क्लियरली साउथ अफ्रीका डिड नॉट लाइक द वे ऑस्ट्रेलिया रिएक्टेड इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, एंड सो इस टेस्ट मैच में वो खुद अपने अंदर एग्रेशन लेके आए थे कि भाई तुम दोगे तो हम भी देंगे दूसरी साइड से। एंड वो क्लियरली दिख रहा था। एंड जो पहला इंसिडेंट होता है यहाँ पे वो हमारी साउथ अफ्रीका की तरफ से ही देखने को मिलता है। बैंक्रॉफ्ट और वार्नर जैसे वो स्टार्टिंग में एक अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं 100 रन की, बट उसके बाद विकेट्स कोलैप्स होने लग जाते हैं। स्टीव स्मिथ आके खेल रहे थे, 25 रन पे थे वो। एंड फिर जो है रबाडा उन्हें एलबीडब्ल्यू करते हैं। रबाडा सेलिब्रेट करते हुए आगे जा रहे होते हैं, स्टीव स्मिथ वापस जा रहे होते हैं एंड रबाडा शोल्डर नच करते हैं। अब ये भी इसके पीछे भी क्या कहानी एग्जैक्टली उसकी हम बात करेंगे, बट शोल्डर नच करते हैं वो स्टीव स्मिथ डिड नॉट लाइक इट, थोड़ा सा शॉक लग रहे थे वो उस टाइम पे। वो भी थोड़ा था कि रबाडा थोड़ा चढ़ ही रहा है। हाँ, इसके बस की नीति भाई ये लोग वापस कुछ कर दे। नहीं, वापस कुछ कर नहीं पाए, लेकिन रबाडा मतलब होता है ना कि शोल्डर नच करना, और एक होता है कि जानबूझ के आउट ऑफ वे जाके थोड़ा इंटिमिडेट करना, डराना थोड़ा सा, वो था। और ये जिन लोग को ये चीज देखनी है, इसका भी मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ। अभी विराट कोहली और कॉन्स्टास का हुआ था, तो इसका हमने पॉडकास्ट भी निकाला था जब ये चीज हुई थी। विराट कोहली और कॉन्स्टास के वो इंसिडेंट के बाद कई लोगों ने कहा था कि बैन होना चाहिए, फालतू का एजेंडा फैलाना होता है। तो रवि शास्त्री ने बहुत अच्छी चीज कही थी कि इसका सबसे बड़ा रेफरेंस है जो स्टीव स्मिथ और रबाडा के बीच में हुआ था, और उसके बाद रबाडा को बैन नहीं करा गया था, कुछ वो फाइन दिया था, फाइन कुछ था। तो विराट कोहली के लिए भी वही होगा भाई। और रबाडा का आप देखोगे तो इट वाज मच मोर एक्चुअली में। मतलब विराट कोहली वाज, मतलब वो एक्टिंग कर रहे थे कि मैं बहुत ही नॉनचलेंट हूँ, मैं नोटिस नहीं करा, बट मैं मार के पूरा लाइन पे खेल रहे थे वो। हाँ, बट रबाडा बहुत ऑब्वियस करके चढ़े थे स्टीव स्मिथ के ऊपर, और उनको बैन नहीं करा गया था। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, विराट कोहली को क्यों करना चाहिए? वो फालतू के आर्ग्यूमेंट थी एकदम। बट रबाडा उस पूरे मैच में हमें चढ़ते हुए दिखे थे, एंड परफॉर्मेंस भी उनकी पूरी बैक कर रही थी। उसमें वो 5 विकेट लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया को 243 पे ऑल आउट कर देते हैं। अब इसके बाद हमेशा जो हम देखते हैं हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से, ऑस्ट्रेलियन मीडिया से, इनको विक्टिम एक्ट करना था। जो एक्स प्लेयर्स थे वो स्टीव स्मिथ के सपोर्ट में आते हैं और लगातार डिमांड कर रहे थे ऑन टीवी कि भाई रबाडा को पेनल्टी मिलनी चाहिए, इनको बैन करना चाहिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चाहती थी कि 2 मैच का पेनल्टी लगे इनको, 2 मैच के लिए बैन हो जाए, मतलब पूरी सीरीज के लिए फिर बाहर हो जाए, ऐसे टाइप के पेनल्टी डिमांड कर रहे थे। राइट। रबाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सार्कास्टिक होके दी थी पूरे टाइम। जो जर्नलिस्ट थे वो हंस रहे थे। ऑल्दो ने बोला कुछ ऐसा था कि मैं इतनी एक्साइटेड था कि मुझे फील भी नहीं हुआ कि मैंने कुछ करा भी है उसको, मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ, और मैंने जान के नहीं करी वो चीज। फिर उन्होंने ये भी बोला कि बट कुछ भी हो सकता है इसके चक्कर में, शायद मुझे बैन कर दिया जाए, सो फॉर द नेक्स्ट टाइम से मुझे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, मैं अपनी टीम को लेट डाउन नहीं करना चाहता, वैसे टाइप की उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। डुप्लेसी ने कहा था ये रबाडा के सपोर्ट में कि वार्नर ने जो लास्ट मैच में करा, जिस तरीके से बिहेव करा था,
वो और ज्यादा गंदा था। तो उसको कुछ नहीं हुआ, तो इसको क्यों बैन मिलना चाहिए? एंड सो आईसीसी ने अल्टीमेटली इसी लॉजिक पे काम करा, बैन नहीं मिला उन्हें, बट एक 6 घंटे की हियरिंग हुई थी एंड उसके बाद सिर्फ फाइन करा गया था रबाडा को। सो थैंकफुली ही वाज अवेलेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज। एंड यहाँ पे जब सेकेंड इनिंग्स आती है साउथ अफ्रीका की, तब वहां पे डीन एल्गर, जिनका भी आगे चल के बहुत नाम होता है फॉर स्टेटमेंट्स दैट ही हैज सेड अबाउट विराट कोहली स्पेसिफिकली, बट वैसे वो काफी अच्छा खेलते हैं, मार्कर यहाँ पे जल्दी आउट होते हैं, बट रिवेंज का टाइम था एबी डिविलियर्स के लिए। एबी डिविलियर्स यहाँ पे 146 बॉल्स में 126 नॉट आउट रहते हैं। दिस वाज दी रिवेंज भाई, ये चाहिए था एबी डिविलियर्स से और वो पूरा करके देते हैं। हाशिम आमला भी, मतलब वेन्यू ऑनेस्टली मैं स्कोर कार्ड चेक करा था इन सब का, तो आई वाज काइंड ऑफ बिट सरप्राइज, बट ही हैज परफॉर्म डिसेंटली वेल इन दिस सीरीज। यहाँ पे हाशिम आमला को तुम हल्के में ले रहे हो क्या? शायद मैं ले रहा था। हाशिम आमला भाई ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ पे भी उनका शॉर्ट लिफ्ट करियर था, क्योंकि वो बहुत लेट आप कह सकते हो कि अपने हिट करे थे मेन स्ट्रीम, बट मतलब वर्ल्ड रेनाउंड प्लेयर थे यार वो। एक टाइम पे मुझे याद है विराट कोहली और उनका वो कंपटीशन हुआ करता था ओडीआईज में, फास्टेस्ट टू 5000 रन 6000 ऐसे करके जो होता था। अच्छा, तो विराट कोहली ने उनके रिकॉर्ड तोड़ी भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मतलब टॉप नॉच प्लेयर थे हाशिम आमला। तो हाशिम आमला भी यहाँ पे अच्छा खेलता है और साउथ अफ्रीका 382 रन बनाती है, विच मीन्स कि उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में आके 139 रन की लीड ले ली थी। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना बहुत डिफिकल्ट था, एंड जब उनकी बैटिंग आती है कुछ खास स्टार्ट भी नहीं मिलता उनको और वो 239 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे रबाडा ने पहली इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेट ली, यहाँ पे उन्होंने 6 विकेट ली, टोटल 11 विकेट ले लिए एक मैच वॉकिंग द टॉक। डिविलियर्स रबाडा सब अपना बोल के काम करके तोड़ के दिखा दिया। एंड सो फोर्थ इनिंग्स में आते आते साउथ अफ्रीका को सिर्फ 101 रन चाहिए था, वो उन्होंने बहुत इजीली चेस कर दिया और 6 विकेट से ये मैच जीत जाती है। मतलब 1-1 हो गई है सीरीज, अभी 1-1 हो चुकी है। सो यहां से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब उस टेस्ट मैच की बात करते हैं जहां पे पूरा ड्रामा निकल के आया एंड फिर व्हाट फॉलोड उसकी भी बातें करेंगे। जो थर्ड टेस्ट मैच था वो केप टाउन में होना था 22 मार्च को। अब यहां पे साउथ अफ्रीका टॉस जीतती है और उनकी बैटिंग आती है। डीन एल्गर यहां पे 141 रन बनाते हैं, एक अच्छा स्टार्ट देते हैं हमारी ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका को। एबी डिविलियर्स यहाँ पे फिर से वॉकिंग द टॉक 64 रन बनाते हैं और साउथ अफ्रीका 311 रन बना देती है पहली इनिंग में, विच मीन्स कि एक अच्छा खासा उन्होंने टोटल खड़ा कर दिया। तो यहां से वो एक फ्रंट में रह सकते हैं थ्रू आउट द सीरीज। अब उसके बाद बैटिंग आती है ऑस्ट्रेलिया की। अब यहाँ पे बैंक्रॉफ्ट फाइनली प्रदर्शन दिखाते हैं अपना, 77 रन बनाते हैं। माइंड यू बैंक्रॉफ्ट का शायद 7वां या 8वां टेस्ट मैच था, ऐसा कुछ था ये। बहुत, हाँ बहुत, मतलब 10 टेस्ट मैच भी नहीं खेले थे उन्होंने इस सीरीज में आते आते। और शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि उनके साथ जो हुआ वो हुआ। अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे बैंक्रॉफ्ट तो एक तरफ से खेल रहे थे बट दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट करने को नहीं था। एंड सो ऑस्ट्रेलिया जो थी वो 255 पे ऑल आउट हो गई थी। एंड वो भी यहां तक भी इसलिए पहुंचे थे क्योंकि नीचे आके लायंस ने 47 बना दिए थे। जैसे हमारी इंडिया के साथ हुआ था जब लायन ने नीचे आके रन बना दिए थे, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होता है। एंड ऑस्ट्रेलिया जो थी वो 56 रन से ट्रेल कर रही थी। रबाडा और मॉर्ने मॉर्कल दोनों ने 4-4 विकेट फिर से लिए थे, अगेन वॉकिंग द टॉक। अब बैटिंग आती है साउथ अफ्रीका की इन द थर्ड इनिंग्स ऑफ द मैच और यहीं पे सारा कांड होता है। मार्करम बहुत अच्छा खेल रहे थे, एबी डिविलियर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, काफी अच्छी इनकी पार्टनरशिप चल रही थी, सेट थे दोनों बैट्समैन। एंड प्रोबब्ली जब 56 रन से आप ऑलरेडी पीछे होते हो तो ऑस्ट्रेलिया नेचुरली थोड़ा डरी हुई थी। बेसिकली आपकी ट्रेल भी हो रखी है और अभी साउथ अफ्रीका और लीड बनाए जा रही है। होम सीरीज है, हाँ होम सीरीज में रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के अच्छा नहीं था, 1970s के बाद से जीते नहीं थे, बट इस सीरीज में चीजें बदलती हुई दिख रही थी। प्लस जो अभी हमने बिल्डअप दिया था कि अपार्ट फ्रॉम दैट एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत ही बढ़िया टूरिंग साइड नहीं थी अपने मुश्किल कंट्रीज के अगेंस्ट। तो ये एक डिफाइनिंग सीरीज हो सकती थी सब लोगों के लिए। कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़े प्लेयर्स अभी आ रहे हैं, इतनी पावर दे रखी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, तो क्या आप उनको जस्टिफाई कर भी रहे हो? उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रेशर आता है और ये प्रेशर ही एक बहुत बड़ा रीजन है, स्टिल बिलीव, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियंस ने जो करा सो करा। हाँ, 1-1 ऑलरेडी हो चुकी थी सीरीज। अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका जीत जाती, जो कि मोस्ट लाइकली होने वाला था, उसके बाद फिर आप खेलते ही रह जाते पीछे। फिर आपके लिए फ्रंट सीट में तो आ ही नहीं पाते क्योंकि आप ड्रॉ ही कर सकते थे उसके बाद सीरीज जीतने का वैसे भी कोई चांस नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया को जो भी करना था जल्दी करना था, विकेट जल्दी से जल्दी निकालने थे वरना लीड हाथों से आगे निकल जाए। या सो डे 3 चल रहा था मैच का एंड तब ये पूरा कांड स्टार्ट होता है जब मार्करम और एबी डिविलियर्स दोनों नोटिस करते हैं कि भाई
मैच तो चल रहा है, पर जब भी बैंक्रॉफ्ट के हाथ में बॉल आ रही है तो ये थोड़ी अजीब तरीके से रब कर रहा है बॉल को। मतलब यूजुअली क्या होता है, उस टाइम पे चलो अलाउड भी था, वो ऐसे चार्ट के ऐसे लगाते थे और फिर ऐसे करते थे ना, पैंट पे रब करते थे, तो वो वैसा टाइप का नहीं हो रहा था, वो अपने हाथ में बॉल को रख के कुछ ऐसे ऐसे कर रहा था। एंड तो उन्होंने उंगलियों को कुछ ऐसे रब कर रहा था। हाँ उस टाइम पे, हाँ सलाइवा तो लगाते ही हैं वो लोग, बट ऐसे उंगलियों को रब कर रहा था। एंड दैट इज वाई थोड़ा सस्पिशन निकला कि भाई मार्करम और एबी डिविलियर्स दोनों थोड़ा सा अलर्ट हो गए कि कुछ तो हो रहा है भाई यहाँ पे। और यूजुअली क्या होता है ना, हर टीम में ऐसे एक दो बंदे असाइंड होते हैं जिनको बॉल शाइन करनी होती है। अच्छा ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं होता कि हर कोई करता है, ये तो क्लब लेवल से होता है। मतलब अच्छा 2-3 बंदे ऐसे असाइंड होते हैं जिनको वो आर्ट आती है और जिनके हाथों में पसीना कम आता है थोड़ा सा, तो क्योंकि पसीना ज्यादा आएगा तो आप बॉल पकड़ोगे तो वैसे ही खराब हो जाएगी शाइन पूरी। तो वो 2-3 बंदे यूजुअली, एक मेन बंदा होता है ना, 1-2 बंदे असिस्ट करने के लिए होते हैं। कई लोग ऐसे स्लिप्स पे खड़े होते हैं या कवर्स वगैरह पे खड़े होते हैं। जो आउटफील्डर्स होंगे वो कभी भी उनको ये जॉब नहीं दी जाती कभी भी। अच्छा। तो बैनक्रॉफ्ट को स्पेसिफिकली दिया गया था जॉब, ये वो अच्छा करते होंगे शाइन। एंड सो उस टाइम पे मार्करम जो है वो एबी डिविलियर्स के पास आते हैं और कहते हैं समथिंग इज गोइंग ऑन। एंड एबी डिविलियर्स नेचुरली थोड़ा कहते हैं कि क्या हो रहा है इस टाइम पे। एंड उस टाइम पे जो ब्रॉडकास्टर्स थे जो कि स्टेडियम में क्या दिखाना था वो भी वो जज कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या क्या दिखना है, और नेचुरली जो टीवी चैनल पे सब दिखता है चैनल्स पे, वो भी वही बताते थे कि क्या दिखना है। उस टाइम पे ब्रॉडकास्टर्स वो स्क्रीन पे दिखाते हैं कि बैंक्रॉफ्ट जो है बॉल को एक येलो सब्सटेंस से रब कर रहा है, और ये चीज स्टेडियम के अंदर जो टीवी होता है उसमें भी दिख रहा स्क्रीन पे दिख रहा था। या एंड उसके बाद एबी डिविलियर्स जो है वो नेक्स्ट बॉल को डिफेंड करते हैं। अगेन बैंक्रॉफ्ट आते हैं बॉल पकड़ने के लिए, एंड जब वो उठते हैं और वापस स्लेजिंग स्टार्ट करते हैं बैंक्रॉफ्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ आके बोलना ही होता है, एबी डिविलियर्स कहते हैं यू आर एफ्ड मेट, अब तुम गए, अब तुम खत्म हो बेटा अब तुम। एंड सो उसके बाद जो है जैसे ही वो रियलाइज करते हैं कि स्क्रीन पे दिखा दिया गया है ये चीज, तुरंत वो जो येलो सब्सटेंस था वो अपनी पॉकेट में डाल लेते, राइट पॉकेट में। पॉकेट में क्या, वो तो अंडरवेयर में डाल रहे थे ना। अब आएगा वो चीज। उसके बाद जो कोच थे उनके, डैरन लेमन, वो उनको दिखाया जाता है और वो वॉकी टॉकी पे पीटर हैंड्सकॉम्ब से बात कर रहे हैं जो कि 12th मैन थे ऑस्ट्रेलिया के। एंड उसके तुरंत ही बाद पीटर हैंड्सकॉम्ब जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर आते हैं और बैंक्रॉफ्ट को कुछ कहते हैं, और फिर बैंक्रॉफ्ट वो जेब से निकालते हैं और अपनी पैंट के अंदर डाल देते हैं। और वो भी दिख गया था टीवी के अंदर, वो भी टीवी पे दिखा दिया गया। और जैसे ही वो चीज दिखाई गई उसके बाद अंपायर्स अप्रोच करते हैं उन्हें और कहते हैं कि डू यू हैव समथिंग इन योर पॉकेट। उस टाइम पे जो चश्मे जो लोग पहनते हैं वो लोग सनग्लासेस टाइप के जो होते हैं, उससे जो भी उनका कपड़ा होता है रब करने के लिए, हैंकी जो होता है उनका, वो दिखाते हैं, वो काले रंग का था कि ये है भाई, इसमें वैसा क्या है। बट जब वो पूरी विजुअल आया था कि वो पैंट के अंदर डाल रहे थे येलो सब्सटेंस, तब कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स जितने भी लोग बैठे होते हैं सबको समझ में आ गया था क्या हो रहा है। एंड सो नेचुरली जो उनके वैसे रिएक्शन होते हैं ना, ओ व्हाट इज ही डूइंग देयर, ऐसे करके उनके आने लग गए थे उस टाइम पे। सब लोग शॉक हो गए थे जो हमें टीवी पे दिख रहा था, बट नेचुरली जो पूरा मैच था वो उसी बॉल से लगातार कंटिन्यू होता है क्योंकि उस टाइम पे कुछ प्रूव हुआ नहीं था। एंड उस डे के बाद, डेज प्ले जो एंड होता है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एंड वहां पे स्टीव स्मिथ और कैमरन बैंक्रॉफ्ट दोनों आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। एंड वहां पे आके वो लोग एडमिट करते हैं कि दे वर इंडीड ट्राइंग टू ऑल्टर द कंडीशंस ऑफ द बॉल। वो अपने फेवर में लाना चाह रहे थे बॉल की कंडीशंस को। अब उसके बाद बैंक्रॉफ्ट जो उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देते हैं वो इतना स्टूपिड था, एंड इन लोगों ने जिस तरीके से ये पूरा, भाई गलती माननी थी तो पूरी मान लेते हैं। वैसे आई डोंट कंप्लीटली ब्लेम बैंक्रॉफ्ट, मैं तो बिल्कुल नहीं करता, नहीं वो भी गलत है, बट अभी हम लोग पहले नरेट करते हैं कि क्या हुआ है और इस पे कौन सही है कौन गलत है और क्या ट्विस्ट है इसके अंदर, वो भी हम लोग आगे बातें करेंगे। तो अभी आप पेशेंटली पहले एक बार सुन लो कि हुआ क्या क्या है। सो बैंक्रॉफ्ट का जो एक्सप्लेनेशन था वो इतना वियर्ड था कि पहली बात तो मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट 4-5 बार देखा क्योंकि भाई मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था बंदा कहना क्या चाह रहा है। और जो जर्नलिस्ट थे वहां पे उन्होंने भी वापस क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी कि क्या एग्जैक्टली कह रहे हो। बैंक्रॉफ्ट कहते हैं कि एक येलो टेप होता है जो कि किट्स में लगा हुआ होता है, एंड वो काफी स्टिकी सा होता है। तो जब किड्स में, I know what he's talking about. अच्छा यू नो दैट, अच्छा ओके। पर वो टेप नहीं था ना। हाँ, तो किड्स में वो लगा होता है, उसमें नेचुरली फिर वो घूमते घूमते वो डर्ट आ जाती है काफी ज्यादा, तो जो सरफेस होता है उसको काफी रफ हो जाता है। एंड सो वो उस चीज को यूज कर रहा था बॉल को टेम्पर करने के लिए, थोड़ा रफ करने के लिए। भाई मुझे लेजिट 3-4 बार समझने में लग गए कि इसका क्या मतलब है। टेप पे डर्ट लगी है तो रफ हो गई है वो, उसके बाद वो उससे बॉल को घिस रहा है। बेसिकली क्या है, कोई भी टेप निकालो, जैसे कि
अब जो सेलो टेप होता है वो तो बहुत पतला सा ट्रांसपेरेंट सा मेरे होता दिमाग है। में वही आया था कि सबसे पहले जैसे तुम वो वाला निकाल लो, जो जो लिसनर्स उनको विजुलाइज करना, अगर वो ब्राउन वाला टेप निकाल लो, हाँ वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली मोटा होता है सेलो टेप से। उसको तुमने काट के निकाला और उसको बस जमीन पे चिपका दिया या फिर बाहर जाके घास के ऊपर मल दिया, तो नेचुरली अब वो स्टिकी साइड होगी, वो रफ हो सॉफ्ट हो गया। जाएगी रिलेटिवली, होता वो चिपकना बंद हो जाएगी और ऊपर डर्ट चिपक, उसके ऊपर डर्ट और ये घास वास चिपक जाएगा पूरा, या गंदगी चिपक जाएगी। या अब वो गंदगी अगर चिपकते रहेगी कुछ टाइम तक तो वो लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी और थोड़ा सा रफनेस आ जाएगा, क्योंकि डर्ट के पार्टिकल्स जो हैं वो खुरेदने लग जाएंगे। तो वो बेसिकली कहना चाह रहा है कि मैंने उससे बॉल को शाइन करना शुरू करा ताकि वो बॉल एक तरफ से घिस जाए, शाइन हट जाए, रफनेस आ जाए उसके अंदर, और दूसरे साइड से बॉल शाइन कर रहे थे हम लोग, तो फिर रिवर्सिंग होनी शुरू हो जाती है अल्टीमेटली। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन था इसका। उस टाइम पे स्टीव स्मिथ जो थे वो ओपनली इस चीज का बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कहते हैं जो लीडरशिप ग्रुप था उन सबको ये पता था कि क्या हो रहा है, ऑल्दो उन्होंने नाम लेने के लिए मना कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। फिर उन्होंने ये बोला कि जो पूरा बॉल टैंपरिंग का जो प्लान था ये हमारा लंच ब्रेक में डिसाइड हुआ था। ऑल्दो कोचेस जो थे उनको कुछ नहीं पता था इस बारे में, सिर्फ हम खिलाड़ियों की 2-3 खिलाड़ियों के बीच में बात हुई थी और हमने ये प्लान जो है कैरी आउट करा था। फिर उन्होंने वही चीजें बोली जो कि आप किसी भी कप्तान से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं रिग्रेट करता हूँ इस चीज को, एंड मेरी लीडरशिप के अंदर आई विल इंश्योर कि ये चीज वापस कभी ना हो। जरूर, इससे पहले भी कितनी बार हो चुकी है। या एंड उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप कप्तानी से स्टेप डाउन करोगे, तब वो कहता है कि नो, आई वोंट बी स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द कैप्टेंसी, आई स्टिल फील दैट आई एम द राइट गाय फॉर दिस टू लीड ऑस्ट्रेलिया, ऐसा वो कहते हैं। अब इसके बाद इस पूरे इंसिडेंट को और ज्यादा जो आप कह सकते हो आग देना वो तब लगती है जब इसके तुरंत बाद स्टुअर्ट ब्रॉड जो थे, जो कि इंग्लैंड में उस सीरीज में खेले थे जिसमें एशेज 4-0 हारी थी अभी जो इससे पहले जस्ट पहले हुई थी, उसमें वो कहते हैं कि जब वो लोग हारे तो उनने उस टाइम पे भी ये चीज नोटिस करी थी कि ऑस्ट्रेलिया की जब बॉलिंग आ रही थी तो रिवर्स स्विंग बहुत जल्दी हो जा रही थी गेम के अंदर, जबकि बॉल का जो नेचर था वैसा होना नहीं चाहिए था इतनी जल्दी गेम के अंदर। बाद में हो इट इज फाइन, बट बहुत जल्दी रिवर्स स्विंग होने लग जा रही थी। मतलब मैं थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ टेक्निकलिटी क्या होती है। जब बॉल रिलेटिवली नहीं होती है, आपको शाइन तो स्टार्टिंग से ही करनी होती है, एक साइड को शाइन करते हो तो इनिशियली क्या होता है कि जिस साइड पे बॉल की शाइन होती है उसकी उल्टी डायरेक्शन में बॉल स्विंग होती है, ये स्मूथ होता है, क्योंकि एक साइड ज्यादा स्मूथ होता है तो हवा जब काट रही होती है बॉल को तो एक साइड से फ्रिक्शन एकदम खत्म हो जाता है, तो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉल मूव करनी शुरू हो जाती है जो रफ साइड होती है। रिवर्स स्विंग क्यों होनी शुरू होती है अल्टीमेटली बॉल, क्योंकि बॉल इतनी पुरानी हो चुकी होती है कि रफ साइड एकदम ही बंजर जमीन हो चुकी होती है और जो शाइनी साइड है उस पर आप इतना ज्यादा थूक और पसीना लगा चुके होते हो कि उसका वेट बहुत हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो जो शाइन का इफेक्ट होता है उसको काउंटर करके बॉल जो हेवियर साइड होता है उसकी तरफ ही स्विंग करने लग जाती है। पर उसके होने के लिए एक साइड बहुत ज्यादा खुरेदी होनी चाहिए और एक साइड पे वेट ज्यादा होना चाहिए, तो अगर वो इतनी जल्दी हो जा रहा है तो मतलब कुछ अब नॉर्मल है, वरना यूजुअली बॉल बहुत जल्दी रिवर्सिंग होती नहीं होती, बहुत रेयर होता है। तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने वो कहा बेसिकली। एंड सो इसके बाद जब ये न्यूज जो थी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो नेचुरली पूरी दुनिया में फैलने वाली थी। जैसे ही न्यूज ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है तब उनके जो पीएम थे मैल्कम टर्नबुल, एंड पता है ये चीज नोटिस मैंने भी करी है, इवन जब बीजेटी चल रही थी, ये जितने भी वहां के पॉलिटिशियंस है ना ये काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं स्पोर्ट्स के अंदर, दे ओपनली, मतलब वो तो इंडिया में भी है, वो तो सीधा बीसीसीआई में ही आ जाते हैं। मतलब जैसे पीएम, प्रेसिडेंट, ऐसे टाइप के लोग अगर इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं किसी स्पोर्ट के अंदर, वी डोंट सी मिस्टर मोदी बीइंग इन्वॉल्वड इन दिस थिंग्स, क्योंकि उनके और भी काम होंगे इस टाइम पे, बट इन सब कामों में मतलब काफी प्राइड लेते हैं वो लोग अपना स्पोर्टिंग कल्चर शोकेस करने में। ऑस्ट्रेलियन काफी ध्यान दिया है उन्होंने इसके बाद से, तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट शो करते ओपनली आके, एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कहते हैं कि आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा इसका जल्दी। अब काफी लोग ये चीज नहीं समझते कि बहुत बड़ी चीज हो गई थी ये बॉल टैंपरिंग। पहली बात तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई इसकी बहुत सिवियर पनिशमेंट होती है, ऐसा नहीं होता। आईसीसी कुछ ऐसी खास पनिशमेंट नहीं देता कि आपका भाई आपका करियर डील हो जाएगा। क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं देता? स्पेकुलेशन है मेरे हिसाब से, इससे नहीं देता क्योंकि बॉल टैंपरिंग एक बहुत ही वाइड फील्ड है। ओके उसका एक एक्सट्रीम ये है जो कि बैंक्रॉफ्ट ने करा, कि आपने जानबूझ के प्रॉपरली राइट माइंड एंड साउंड माइंड में अपने चीटिंग करी है। yeah. और एक साइड होता है जब आपको पता भी नहीं था कि आप बॉल टैंपरिंग कर रहे हो,
जैसे कि सचिन के साथ एक बार हुआ था, ये जो हमें कवर करा हुआ है, कि वो बॉल के सीम के ऊपर मिट्टी लगी हुई थी, तो वो मिट्टी को हटा रहे थे, और वो सेम एक्शन अगर अंपायर की तरफ फेस करके कर रहे होते तो बॉल टैम्परिंग नहीं होती, और वो चलते चलते कर रहे थे अंपायर से दूर जाते वक्त, तो बॉल टैम्परिंग मान ली गई। इतना सा फर्क था बस, एक्शन सेम रहता, बस शक्ल अंपायर की तरफ होती या फिर नहीं होती, उससे बॉल टैम्परिंग डिसाइड हो गई। मतलब ऑल्दो इन दिस केस इट वाज क्वाइट क्लियर कि ये चीज हुई उसके लिए अलग से रूल नहीं है, ये अल्टीमेटली बॉल टैम्परिंग पर ही आ रहा है। तो बॉल टैम्परिंग अब किस लेवल की हो रही है, तो उसके अलग से स्टेजेस बनाए गए और उसके ऐसे पेनल्टी दी जाए, क्योंकि आइडियली दिस कॉल्स फॉर अ मैच बैन। पर ये आई थिंक सेम ही तरीके से ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि लॉ में तो वो लिखा हुआ कि बॉल टैम्परिंग के लिए ये पेनल्टी है। अब आई हैव नॉट रेड द लॉ बुक ऑन दिस एस्पेक्ट, किसी ने अश्विन ने शायद पढ़ी हो, बताएंगे कभी, बट मेरा इंटरप्रिटेशन इसका यही लगता है मुझे तो, कि क्योंकि वही है कि बॉल टैम्परिंग है तो उसकी जो पेनल्टी है वो है। अब उसमें आप फाइन के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ज्यादा कर सकते हो, बट बैन कभी बॉल टैम्परिंग के लिए होता नहीं है यूजुअली कोई। ओके, सो इसमें जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा किस्सा हो गया था, यूजुअली इतनी ज्यादा कुछ हार्श पेनल्टी नहीं मिलती, बट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और उनके जो पीएम थे, उन्होंने इस चीज को ऐसे लिया कि भाई जो हम स्पोर्टिंग कल्चर बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं, पहली बात तो पिछले 2-3 सालों में आप लोगों ने ऐसे बिहेव करा है जिससे वो चीज खराब हो रही है। पूरे वर्ल्ड स्टेज पे हमारी क्रिकेटिंग कल्चर का नाम खराब हो रहा है, क्रिकेटिंग कल्चर एंड सो उनका स्पोर्टिंग कल्चर भी। एंड सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर खुद ही कह रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में स्टीस में तो उनकी टीम ने गलत हरकतें कर रखी हैं, खुद ही एक्नॉलेज कर रहे हैं तरीके से। या एंड सो नेचुरली जो है उन्होंने कुछ ऐसा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बोला कि आपको एक हार्श चीज लेनी पड़ेगी, हार्श एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम्पल सेट आउट करो इन 2-3 खिलाड़ियों को बना के, जिसमें 2 तो हमारे लीडरशिप रोल्स में हैं, ताकि आगे चले किसी की हिम्मत ना हो ये चीज वापस करने की। ऐसा, और ये चीज पता है ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हम बहुत बार देखते हैं। अभी हमने मंकी गेट के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाया था, हाँ, उसमें भी आपको क्या लगता है, चाहते तो क्या ऑस्ट्रेलियन टीम और अंपायर्स भज्जी की तरफ की साइड सुन के वहीं पे सुलटा नहीं सकते थे चीज, कोर्ट तक क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो पॉलिटिकल पावर थी उस टाइम पे, वो बहुत अडैमेंट थे ये चीज पोर्ट्रे करने में वर्ल्ड स्टेज पर कि ऑस्ट्रेलिया रेसिज्म में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, हेलो हर रेस को इक्वली वेलकम करते हैं। एंड इस रीजन की वजह से साइमंड, जो कि एक आई थिंक अफ्रो कैरेबियन शायद रेस के थे, उनका अच्छा तरीके से ट्रीटमेंट होना टीम में बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि ऑस्ट्रेलियन टीम की इमेज एज अ वेरी इंक्लूसिव टीम बनी रहे पूरी दुनिया में। तो वो एक छोटी सी चीज उनके अगेंस्ट, एंड बिना सच जानने की कोशिश करे सीधा अपने केस वेस ही लगा दिया, बैन ही लगा दिया सीधा। तो ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पहली बार नहीं कर रही, ये इनका होता है कि हमें एक सर्टेन इमेज डालनी है, और इनके खिलाड़ी पता नहीं सुनते नहीं है, कई बार ऐसा होता है। तो ये फिर सीधा कहते हैं हार्श डिसीजन ले लो। या सो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो सीईओ थे उस टाइम पे, जेम्स सदरलैंड, उन्होंने उस टाइम पे अनाउंस करा, अभी कुछ घंटे पहले स्मिथ ने बोला आई वोंट बी स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द कैप्टेंसी। यहाँ पे सीईओ जो है वो खुल के आके अनाउंस करते हैं कि स्मिथ और वार्नर दोनों अग्री कर चुके हैं टू स्टेप डाउन फ्रॉम द लीडरशिप रोल्स, एंड टिम पेन को फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सीरीज कैप्टन बना दिया गया। इसका सिंपल भाषा में मतलब यह है कि इन दोनों को बुला लिया गया, चाहे ही अग्री करे या ना करे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप आओ वापस, अब कार्य वो जो पूरी इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। बिहाइंड द सीन्स तो समझ में आएगा होगा ना कि करिए। हाँ राइट। तो उसके बाद जब जो ऑफिशियल बैन मिलता है आईसीसी की तरफ से, स्मिथ को 1 मैच का सस्पेंशन दिया था और 100% मैच फी जो थी वो उसकी ले ली गई थी। बैंक्रॉफ्ट को 75% ऑफ द मैच फी ले ली गई थी और 3 डीमेरिट पॉइंट दे दिए थे। वार्नर को कुछ नहीं मिला था अभी तक, क्योंकि वार्नर दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं लग रहे थे, नहीं था ना अभी तक, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं लग रहे थे। हाउएवर ऐसा कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद वार्नर जो थे वो होटल बार में थे उस रात को, अकेले बैठे हुए थे एकदम, एंड सोर्सेस ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को टीम के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया था। क्यों? मतलब बिकॉज शायद ऐसा हो भाई कि उन्हें गिल्टी फील हो रहा हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका, बट ऐसा कहते हैं कि ही वॉज प्रॉब्ली फीलिंग अ बिट गिल्टी, एंड सो उन्होंने आपको टीम के व्हाट्सएप ग्रुप से अपने आप को निकाल दिया था। ऐसा भी होता है ना यार कि आगे जाके जैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली रीजन था इसके पीछे का, बट अगर आप उसमें इन्वॉल्व थे और आपके साथ के 2 प्लेयर्स पकड़े गए हैं, सस्पेंशन हो गया है, लीडरशिप रोल से निकाल दिया गया आपको, और बुला रहे हैं वापस ऑस्ट्रेलिया, अगर 2 खिलाड़ियों को आईसीसी ने प्रॉपर पनिशमेंट दी है और आपको नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं मतलब भाई एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग गंदा तो फील करेगा कि भाई मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे दोस्तों को पकड़ा गया। Correct. तो मे बी दैट वाज द रीजन, बट व्हाटएवर,
डे 4 होता है, वहां पे क्विंटन डिकॉक जो है वो भी आके जो उनकी शिप थी वो स्टडी करने का ट्राई करते हैं, 65 रन बनाते हैं, एंड वर्नन फिलैंडर ये 52 बना देते हैं, जो कि एक बॉलर थे साउथ अफ्रीका के, एंड सो साउथ अफ्रीका 373 रन बनाती है, और टारगेट जो था वो 429 रन का हो गया था। तो फोर्थ इनिंग्स में आते हुए नेचुरली ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ भी मौका था नहीं, तो प्लेयर ही चले गए थे। 107 रन पे वो सारे ऑल आउट हो जाते हैं। मॉर्कल यहाँ पे 5 विकेट लेते हैं, और साउथ अफ्रीका 322 रन से जीती और सीरीज 2-1 लीड कर रही होती है इस टाइम पे। अब एक ही टेस्ट मैच बचा था, तो सीरीज हार नहीं सकते, सेफ हो गई थी सीरीज। प्लस पहले टेस्ट मैच के बाद जैसी बदतमीजी आपके साथ हुई, द वे यू मेड अ कमबैक, जिस तरीके से आप अगले 2 मैचेस जीते हो, जिस फैशन में जीते हो, हैट्स ऑफ टू देम भाई। बस हिस्ट्री आपके साथ नहीं है उसके बाद, और साउथ अफ्रीका तो वैसे भी जब हिस्ट्री साथ थी तो चोक कर जाती है। हाँ। बट जिस तरीके से खेले साउथ अफ्रीका, आई थिंक डेफिनेटली एक जुनून था। बट इसके बाद जो असली खुलासा होना था वो इस टेस्ट मैच के बाद होना था, क्योंकि फिर इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाती है बाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की एग्जैक्टली हुआ क्या था और कौन कौन इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व था। इस इन्वेस्टिगेशन में स्टीव स्मिथ एडमिट कर लेते हैं कि वो एक्चुअली में कोई टेप नहीं था, इट वाज सैंड पेपर। यहां पे मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जब अपनी गलती स्वीकार करी तो वो पूरी स्वीकार नहीं करी, वो 80% स्वीकार करी। सैंड पेपर का यूज तो उन्होंने बोला ही नहीं, वो टेप था, उसमें मिट्टी लग गई थी, हमने उससे घिस दिया। सैंड पेपर आप लेके गए थे, ये अब जाके उन्होंने स्वीकार करा। उन्होंने बताया कि लंच जब ब्रेक चल रहा था तब वार्नर थे, डेविड वार्नर, उन्होंने आके सजेस्ट करा कि सैंड पेपर यूज करते हैं हम लोग, और वो खुद बॉल को टैंपर इसलिए नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि जो पिछले 2 मैचेस में जैसे टाइप के उनके एक्शंस थे, नेचुरली उसके चलते हुए सारे कैमरास उनके ऊपर थे, एंड सो बहुत इजीली वो पकड़े जा सकते थे। बैंक्रॉफ्ट जो है वो एक नए खिलाड़ी थे, कुछ ऐसा कांड उन्होंने करा नहीं था अभी तक, कैमरास उनके ऊपर यूजुअली इतने होंगे नहीं, उन्हें ऐसा लगा था, एंड सो उन्होंने कहा कि भाई बैंक्रॉफ्ट ये चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। एक यंगस्टर, एक सॉफ्ट टारगेट को आपने पकड़ा। वही मेन बात है कि क्यों बैंक्रॉफ्ट है, और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ऐसी चीजों में कई बार यंगस्टर्स पकड़े जाते हैं। हाँ। बहुत बड़ा एग्जांपल मोहम्मद आमिर का था, exactly. जो फिक्सिंग हुई थी। अब उनका भी अकाउंट सुनोगे तो बैंक्रॉफ्ट से बहुत सिमिलर लगेगा। हाँ। कि एक वो नया लड़का होता है जो टैलेंटेड है पर अभी उसके ऊपर इतनी लाइमलाइट नहीं है, पोटेंशियल है, तो एक अच्छा चांस है कुछ गलत करवाने का उससे, एंड ऐसे भी मिसयूज होता है प्लेयर्स का। एंड आप क्या आप एग्जैक्टली में ब्लेम कर सकते हो बैंक्रॉफ्ट को, क्योंकि वो बंदा भी सोच रहा है कि मुझे टीम में जगह बनानी है। Exactly, हाँ। और क्या अगर मेरी पूरी टीम ये सोच रही है कि ये सही चीज है, तो मैं कौन होता हूँ गलत बोलने वाला? ये लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। आपके कप्तान, आपके वाइस कप्तान इस पूरे डिसीजन में इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट एज पर व्हाट दे हैव सेड, उस टाइम पे सिर्फ ये 3 पेयर इन्वॉल्व थे। तो वाइस कैप्टन, कैप्टन और आप, ये 3 लोगों का ग्रुप है, और उसमें वो दोनों आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी। मतलब यस, एक वो कॉन्शियस होती है अंदर की, जिसको जो कायदे से आपको उसको फॉलो करना चाहिए, बट सिटिंग हियर इट इज वेरी इजी फॉर अस टू से। प्रैक्टिकली मतलब क्या पॉसिबल है, वो भी डिबेटेबल चीज है। अब वार्नर ने ये तो सोच लिया कि मुझ पे कैमरास होंगे लगातार, बैंक्रॉफ्ट में नहीं होंगे, बट उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि इस पूरी सीरीज को ब्रॉडकास्ट जो कर रहा था चैनल, जो कंपनी, वो सुपर स्पोर्ट थी। सुपर स्पोर्ट तो भाई, हाँ, इंडियंस का भी कुछ खास वो है नहीं उसके साथ। सुपर स्पोर्ट जो है वो साउथ अफ्रीका का ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, ओरिजिन उनका वहां पे है। एंड सो सुपर स्पोर्ट इस पूरी सीरीज में, आफ्टर व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट मैच इटसेल्फ, जब एबी डिविलियर्स, जब क्विंटन डिकॉक, इन सबके साथ ऐसी टाइप की हरकतें हुई, पूरी सीरीज में देवर ऑन हाई अलर्ट कि हमें लगातार सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे कैमरा रखना है, छोटी सी भी कुछ हमें चीज दिखी हम उसको बड़ा करके दिखाएंगे और इनको डिफेम करेंगे। ये उनका पूरा मोटिव बन चुका था। अब कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका प्लेयर्स ने बिफोर गोइंग इनटू द थर्ड टेस्ट ये चीज सुपर स्पोर्ट को बोली थी कि भाई बॉल को फॉलो करना, आप बॉल कहां जाएगी, किसके हाथों में जाएगी, क्या हो रहा होगा, बॉल को जरूर फॉलो करना। शायद उनको एक क्लू था ऑलरेडी कि ये चीज सिर्फ इस मैच में नहीं हो रही है, ये ऑलरेडी सीरीज में होती आ रही है, एंड फाइनली शायद उन्हें लग रहा है कि भाई आप कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। इस पॉइंट का सच क्या वर्ल्ड में पता चलेगा। या एंड सो नेचुरली जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, इसके बाद सस्पेंशन लगने ही लगने थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन तीनों खिलाड़ियों को टूर के बीच में वापस बुलाती है। उसके भी जब आप लोग विजुअल्स देखेंगे कि एयरपोर्ट पे लोग किस तरीके से वापस आ रहे थे, इट जेन्युइनली लुक लाइक कि क्रिमिनल्स वापस आ रहे हैं, जेल जा रहे हैं। इतनी सारी पुलिस है, सब आगे लेके जा रहे हैं, दोनों के चेहरे एकदम, तीनों के चेहरे एकदम उतरे हुए हैं, लग रहा है कि जाके डांट खाने वाले हैं। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली डिसाइड करा कि अब इन सब पे बैन लगाना पड़ेगा।
डेविड वार्नर को 1 साल के लिए क्रिकेट से बैन करा जाता है। फोकस ऑन क्रिकेट से, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। आईपीएल का क्या एग्जैक्टली सीन होगा, क्योंकि वो किसी और कंट्री में जाके होगा, वो उसकी भी हम लोग बात करेंगे अभी। ऑस्ट्रेलियन टीम से रिलेटेड कोई भी जो क्रिकेट हो रहा है, इवन डोमेस्टिक नहीं खेल सकते आप, बोर्ड के अंडर जो भी क्रिकेट हो रहा है वो आप नहीं खेल सकते। एंड फिर आपको डेविड वार्नर को लीडरशिप रोल्स में फॉर लाइफ बैन कर दिया जाता है कि आप आगे जाके कभी भी लीडरशिप रोल्स में नहीं आ सकते। स्मिथ जो थे उनको भी 1 साल के लिए क्रिकेट से बैन करा जाता है। एंड लीडरशिप रोल का उनका ऐसा सीन था कि सस्पेंशन जब खत्म होगा, 1 साल बाद सस्पेंशन खत्म होगा, उसके बाद 1 साल तक आपको एक एज अ रेगुलर प्लेयर लेना पड़ेगा, उसके बाद आप लीडरशिप रोल्स में आ सकते हो। ऐसा टाइप का बैन उन पे लगा था। एंड बैंक्रॉफ्ट पे सिर्फ 9 महीने का बैन लगा था पूरे क्रिकेट से। ये भी मुझे लगता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को पता था भाई, क्या कांड तो असली में बैंक्रॉफ्ट नहीं करा है कायदे से, बट उन्हें पता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इसको यूज करें लोगों ने। दैट इज वाई सबसे कम बैन उन पे लगा। भाई बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस बंदे ने एक्चुअली में सैंड पेपर यूज करके बॉल को टैम्पर करा, सबसे कम बैट्समैन उसी को मिली हुई। या सोचने वाली बात है। एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा भी कहा कि आपको 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी क्रिकेट में। अब कम्युनिटी सर्विस में एग्जैक्टली क्या करा सकते हैं भाई ये लोग? ये मैं रिसर्च करी थी कम्युनिटी सर्विस होता क्या है। तो बेसिकली क्रिकेट कम्युनिटी सर्विस क्या है, कई सारे वॉलंटियर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उस पे आप जाके बिना पैसों के काम करो। जैसे कि एक विलेज है, जैसे मैं इंडिया में एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक विलेज है, तो वहां पे कई बच्चों को क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, तो आप वहां पे जाके कोचिंग दो अच्छा फ्री में। या फिर कोई स्टेडियम है, उसकी जो स्टाफ है, कई सारे बिहाइंड द सीन्स ऑपरेशनल काम होते हैं, तो उन ऑपरेशंस में आप हेल्प करो उनकी। तो क्रिकेट से रिलेटेड कोई फील्ड हो, जरूरी नहीं कि आपको खेलना ही है जाकर, मतलब सिखाना ही है जाकर, ऑपरेशन रिलेटेड कुछ हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं, तो स्किल शेयरिंग हो सकती है, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई काम विदाउट मनी। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिटी सर्विस में, कि वो मनी के बिना होता है, वो आपको करना पड़ेगा। बेसिकली फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट। जैसे वो नहीं होता यार कि जो लोग जेल में होते हैं उनसे कुछ चीजें कराई जाती हैं, प्रोबेशन पे जब होते हैं, अच्छी चीजें कराई जाती हैं उनसे, कि उससे कुछ प्रोडक्टिव आप वैल्यू ऐड करो सोसाइटी को। तो वो सेम चीज क्रिकेटर्स के लिए है। एंड सो एक चीज तो डिसाइड हो गई थी कि इन तीनों खिलाड़ियों पे बैन लगना था, बट कोचेस को यहाँ पे बोल दिया था कि ये एकदम क्लियर है, ये लोग इस स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। उनके जो कोच थे उन्होंने इनिशियली ये भी कहा था कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, बट बाय द टाइम सीरीज एंडेड उन्होंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने रीजन ये दिया था कि इस पूरे स्कैंडल के चक्कर में उनकी फैमिली को भी बीच में घसीटा जा रहा है, बहुत ज्यादा गालियां उन्हें सुनने को मिल रही है सोशल मीडिया पे, एंड सो ही डज नॉट वांट हिज फैमिली टू गो थ्रू ऑल दिस, जबकि वो इन्वॉल्व भी नहीं है इसके अंदर। दैट इज उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब यहाँ पे इसके बाद वो बेसिकली वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है जो कि सबको आज तक याद होंगी, इनफेमस, जब वो तीनों खिलाड़ियों की अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एंड स्टीव स्मिथ तो स्पेसिफिकली कुछ ज्यादा ही रो रहे होते हैं, एंड क्लियरली लग रहा होता है कि भाई गिल्ट दिख रहा है उनके चेहरे पे। डेविड वार्नर की भी आई थी, बट उनका फेस ऐसा है कि मुझे कभी लगता ही नहीं कि रो भी रहे। देखना था क्रोकोडाइल टीयर्स, नॉट क्वेश्चनिंग दैट, जेन्युइन ही होगा। बट स्मिथ वाज हार्ट ब्रोकन था ना, जो अपने पापा का वो करता है तब ज्यादा लगता है उसको देख के। उससे पहले उसने रोना बंद कर दिया था बीच में, और फिर वही था कि मतलब ये फैमिली को गिल्टी फील हो रहा है, तब वो करना पड़ा, उनको शेम झेलनी पड़ रही मेरी वजह से, तब ज्यादा वो फूट फूट कर रोना तब शुरू करता है उस टाइम पे। बट वही है कि भाई ये सब, मेरा होल पॉइंट इज, ये भी हम लोग एंड पे इस पे ट्राई करेंगे कंक्लूजन पे आने का। अगर आपने हीट ऑफ द मोमेंट में एक बार गलती करो तो समझ में आता है। हाँ, ये आपकी पूरी हिस्ट्री रही थी, बिल्डिंग अप टू द सैंड पेपर गेट इंसिडेंट। ये पहली बार नहीं हो रहा था, तो आपको बहुत भगवान ने मौके दिए थे कि सुधर जाओ, आप नहीं सुधरे। जो कहते हैं ना, आप रो इसलिए रहे थे, इसलिए नहीं रो रहे थे कि आपने गलती की, आप इसलिए रो रहे थे क्योंकि आप पकड़े गए। इसलिए आप रो काइंड ऑफ। तो ऐसे टाइप के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ऑल द वाई जो नेचुरल फैंस थे उस टाइम पे, वो दे ऑल फेल्ट काइंड ऑफ हार्ट ब्रोकन फॉर दीज प्लेयर्स। अरे मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा सैड लग रहा था देख के, बट दे हैड टू डू इट भाई, दे हैड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट दे हैड डन इससे पहले। बट यहां से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि इस पनिशमेंट को स्पेसिफिकली लेके वर्ल्ड क्रिकेट ने कैसा रिएक्ट करा, कैसे एक्स प्लेयर्स ने रिएक्ट करा, कैसे एक्सपर्ट से रिएक्ट करा, क्या उनका कहना था, वो हम इस सेगमेंट में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वाला सेगमेंट। यहाँ पे अब पहले तो हम कुछ एक्स क्रिकेटर्स की बात करते हैं, जैसे हरभजन सिंह और शेन वॉर्न। इन दोनों ने क्वेश्चन करा था कि भाई ये पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा हार्श है। अगेन ये क्वेश्चन इसलिए उठ के आए थे क्योंकि कभी भी आप नहीं देखते कि बॉल टैंपरिंग को लेके ऐसे टाइप के पनिशमेंट हो कि आपको साल तक एक क्रिकेट नहीं खेल सकते आप। क्या, मैं तो बहुत डिसएग्री करता हूँ इस चीज से। नहीं मतलब सी,
बॉल टैंपरिंग का क्या फिर पनिशमेंट होनी चाहिए या तो सबके लिए सेम हो? अब वही है कि इसमें भी आप कुछ बोलोगे तो आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बोलोगे, आईसीसी ने तो अपना नॉर्मली बैन लगाया एक मैच का, कोई बाकी लोगों पे एक मैच का भी बैन नहीं लगाया, बट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दे वांटेड टू कल्टीवेट अ गुड स्पोर्टिंग कल्चर एंड उसको ये तीनों प्लेयर्स हार्म कर रहे थे. हमने मैच फिक्सिंग के ऊपर पॉडकास्ट कर रखे हैं. कंट्री के अंदर कोई लॉ नहीं है मैच फिक्सिंग के अगेंस्ट. हाँ ठीक है, 4-5 रूल्स है, वो गैम्बलिंग का लेकर है और ऐसे 3-4 चीजें और हैं. उसमें से जब भी मैच फिक्सिंग के लिए कोई पकड़ा जाता है तो कोर्ट हमेशा उनको रिलीज कर देता है. ठीक है, तो जब लीगली कोई उसमें पनिशमेंट नहीं है तो क्या बीसीसीआई का बैन देना सही है? नहीं, तभी उनको वापस लिफ्ट भी करना पड़ता है. पर मेरे साथ तो सही है. हाँ. बैन देना चाहिए भाई. तो सिमिलरली अगर सैंड पेपर गेट जो उसमें चीटिंग हुई ब्लेटेंटली, तो हार्श क्यों है इसमें बैन देना? बॉल टैंपरिंग एक वो अननोइंगली इनोसेंट तरीके से कर दी गई तो समझ में आता है. विच इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज कि आप इसको बॉल टैंपरिंग की तरह नेम कर रहे हो, बट दिस इज एक्चुअली चीटिंग. एक ऑनेस्ट मिस्टेक के लिए बैन कर दोगे तो मैं खुद कहूंगा क्यों बैन कर रहे हो भाई. हाँ. बट ये तो आप कॉन्शियसली डिसाइड करके चीटिंग कर रहे हो, तो इसमें हाउ इज इट हार्श? आई थिंक प्रॉब्ली वर्ल्ड क्रिकेट में पहली बार ऐसे टाइप का डिसीजन हुआ था जब आपको बॉल टैंपरिंग के किस्से के चलते हुए इतनी ज्यादा पनिशमेंट पे करनी पड़ी थी. एंड प्रॉब्ली दैट इज व्हाई सो मेनी क्रिकेटर्स फेल्ट कि यार शायद पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा हो गई. आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दीस क्रिकेटर्स जो भी ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप चीटिंग कर रहे हो, वो चाहे बॉल टैंपरिंग के थ्रू हो चाहे वो मैच फिक्सिंग के थ्रू कुछ भी हो, वो चीटिंग है तो बैन मिलना चाहिए. चीटिंग मतलब आप एक यार देखो, 1 रुपए की चोरी करना और 1 लाख की चोरी करना दोनों चोरी ही है टेक्निकली, बट मैग्नीट्यूड कितना है उसके हिसाब से आपको जेल का टर्म मिलेगा ना. तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि हार्श बहुत ज्यादा हो रहा है? आई डोंट थिंक इट वाज हार्श. आपने गलत करा, आपने ब्लेटेंटली चीटिंग करी है तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए. हाँ, अब क्या वो चीटिंग सिर्फ इन्होंने करी थी या फिर और भी लोग थे या फिर इतिहास में और भी लोगों ने पहले कर रखा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एंगल्स है जो अब हम थोड़े से खोलना शुरू करते हैं. इवन हर्षा भोगले उस टाइम पे कहते हैं कि अगर कोई और कंट्री होती, ही डज नॉट बिलीव कि कोई अपने कैप्टन को ऐसे टाइप का 1 साल तक का बैन देता फॉर बॉल टैंपरिंग. वन सेकेंड, आई डोंट नो, क्योंकि हार्दिक पांडे और केएल राहुल अगर कॉफी विद करण पे चले जाते हैं तो उनको तो बैन मिल जाता है मैचेस का. हाँ, तो उस चीज के लिए आप मतलब ये बॉल टैंपरिंग और ये कॉफी विद करण पे जाना कोई कंपैरिजन है इस चीज का? उनको मैचेस के लिए बैन मिल जाता है, उनको कंट्री वापस भेज दिया जाता है कि आप अपने जो आपने बोला उसके बारे में सोचिए, उनको फिर ट्वीट करना पड़ता है. बट यहाँ पे कोई बॉल टैंपरिंग करेगा तो क्या बीसीसीआई एक्शन नहीं लेगी? आई थिंक लेगी, क्यों नहीं लेगी? गंभीर उस टाइम पे कहते हैं कि वार्नर स्मिथ को जो पनिशमेंट मिली है वो काफी हार्श है एंड स्मिथ डज नॉट लुक लाइक अ चीट टू हिम. ये मुझे समझ नहीं आया कैसे कह रहे हैं भाई. ये लाइन मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्यों बोला उन्होंने. मतलब स्मिथ तो मतलब भाई लगते ही हैं सबको. नहीं, आई थिंक वो उस लाइन का मतलब ये है कि देखो हर इंसान की अच्छी साइड भी होती है ना, तो वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो गया परहैप्स उस साइड को ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं. बट आई डिसएग्री विद गौतम गंभीर अगेन, जो भी बाकी प्लेयर्स ने कहा, जो पनिशमेंट है वो हार्श नहीं है भाई. ये तो मुझे तो वैसी लग रही है कि आई कांट बिलीव विराट कोहली वाज स्वेयरिंग एट समवन. काइंड ऑफ ट्रू कि विराट कोहली गुस्सा कैसे हो सकता है. वही तो मुझे लगता नहीं है कि ये चीज एग्जैक्टली, मतलब इट डज नॉट लुक राइट टू मी. फिर आता है मेन पॉइंट, जब कुछ एक्स प्लेयर्स लाइक माइकल क्लार्क, माइकल वॉन, एक इंग्लैंड के खिलाड़ी, एक ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान, वो ये कहते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ इन 3 खिलाड़ियों को पता था कि बॉल टैंपरिंग हो रही है. सटीक क्वेश्चन पूछा है और अब इसका जवाब को मिलना शुरू होगा एज वी गो इनटू द नेक्स्ट हाफ ऑफ द पॉडकास्ट, क्योंकि ये बहुत ही लेजिट क्वेश्चन है और इसके पीछे जो सच है ना वो बहुत डार्क है. केविन पीटरसन वो भी उस टाइम पे क्वेश्चन करते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोच को कुछ ना पता हो इसके बारे में. आकाश चोपड़ा ने ये चीज बोली थी कि जो वीडियो अभी भी आकाश चोपड़ा की है अवेलेबल, जो एक्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो कि इस टाइम पे खूब मोर्चा लेके खड़े थे भाई कि आप इनको बैन दो, इनने बहुत गलत करा है, ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो स्पोर्टिंग कल्चर है वो इनने खराब करा है, धब्बा लगाया उस पर. ये बहुत टाइम से खुद करते आ रहे थे एंड एक मॉरल हाई ग्राउंड इनको लेना था इस पूरी चीज में, एंड इसलिए वो बैन करने को बोल रहे थे इन सारे खिलाड़ियों को. दिस इज मतलब भाई, मतलब
आकाश चोपड़ा ने चीज बोली है, who probably has faced this, जब वो खेल रहे थे उस टाइम पे, he would obviously know about all these things. अगर उनने ये चीज बोली है तो उनके जो स्टेटमेंट है बहुत वेट कैरी करती है एक्चुअली में. तो ये दिस वाज मतलब नॉट एग्जैक्टली शॉकिंग, बट मतलब आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि उन्होंने खुल क्या की चीज बोली है. अभी इसके बारे में और बातें करेंगे as we go forward. एंड उसके बाद फाफ डू प्लेसी जो कि उस टाइम पे साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये भी सुनना सब लोग. वो जो है स्टीव स्मिथ को उस टाइम पे एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं एक्सप्रेसिंग हिज सिंपैथी टुवर्ड्स हिम एंड व्हाट हैपेंड, जो पनिशमेंट मिली उनको. जब उनसे पूछा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आपको लगता है कि ये जो सैंक्शंस है बहुत हार्श हैं, तो वो अग्री भी करते हैं उस चीज से. अब फाफ डू प्लेसी जो कि जिनके अगेंस्ट ये चीज हुई है, वो ऐसा क्यों कहेंगे? इट इज बिकॉज वो खुद भी ये चीज फेस कर चुके हैं. 2013 अक्टूबर में पाकिस्तान के अगेंस्ट दुबई में उनका सेकेंड टेस्ट मैच जब चल रहा था, तब फाफ डू प्लेसी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ बॉल टेम्परिंग. जब वो जैसे बॉल जो है रब करते अपनी पैंट पे, जो उनकी पॉकेट थी वो चेन वाली थी, जिप वाली थी, तो वो जिप पे रब कर रहे थे जिससे ज्यादा खराब होगी बॉल. तब वहां पे वो उस चीज के लिए पकड़े गए थे. एंड उसका जो पनिशमेंट थी उसमें साउथ अफ्रीका को जो है 5 रन की पेनल्टी मिली थी, पाकिस्तान को 5 रन दिए गए थे. एंड एक हियरिंग हुई थी जिसके बाद फाफ डू प्लेसी को 50% मैच फी फाइन लगा था. अब उस टाइम पे उन्होंने इस चीज के बारे में कॉन्टेस्ट क्यों नहीं करा, या साउथ अफ्रीका का जो बोर्ड था उनने कॉन्टेस्ट क्यों नहीं करा? क्योंकि वो शायद ऐसा विश्वास करते थे कि अगर फुल हियरिंग हो गई तो इसका जो पनिशमेंट होगी वो और सिवियर होगी. हो सकता है बैन वैन लग जाए प्लेयर्स पे, क्योंकि ऑन पर्पस हुआ है वो भी. हाँ, एंड वो भी चीटिंग है. या हाँ, डेफिनेटली चीटिंग है. सो इस टाइम पे अगर 50% मैच फी ले भी रहे हो तो कट लो, हम लोग सस्ते में निपट रहे हैं. मतलब एक जुर्म के लिए आज तक पनिशमेंट नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि वो पनिशमेंट सही है, और इंटेंस होनी चाहिए तो होनी चाहिए. या तो एंड सिर्फ ये किस्सा नहीं था. 2016 में जो हमने बोला इस टाइम पे कि साउथ अफ्रीका जीती थी ऑस्ट्रेलिया में जाके, उस टेस्ट सीरीज में फाफ डू प्लेसी जो है वो जो नॉर्मल जैसे शाइन करते हैं बॉल को, अगेन वो बॉल टैम्परिंग में पकड़े गए थे. ये थोड़ा डिफरेंट है. उस टाइम पे वो एक मिंट था उनके माउथ में, एंड तब वो सलाइवा लेते हैं और फिर बॉल पे लगाते हैं, देन रब करते हैं. अब मुझे ये भी चीज अब जाके पता चली कि जब आपके माउथ में कुछ हो ऐसे टाइप का सब्सटेंस, मीठा हो गया, हाँ, तब आप सलाइवा लेके नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर वो एमसीसी के जो लॉज हैं उसके अगेंस्ट चला जाता है कि एक फॉरेन सब्सटेंस को लेके आपने रब करा है. नहीं, क्यों होता है वो? क्यों होता है? जब वो मीठा शुगर जाता है तो जब आपके थूक में वो मिल जाता है तो बॉल का वेट अच्छा बढ़ जाता है, हैवी स्पिट निकलता है. भाई पता है, इतनी फाइन टेक्निकलिटीज पे क्रिकेट खेला एज समवन जिसने फुटबॉल पहले देखना स्टार्ट करा है, दिस इज मतलब माइंड ब्लोइंग फॉर मी. एक तो पहली बात तो स्विंग वाला जो है एक तरफ शाइन कर लेते हैं क्योंकि हवा वहां से थोड़ी फास्ट आएगी तो बॉल इस तरफ मूव करेगी, ये चीज. एंड देन ये मिंट वाला, मतलब क्रिकेट इज अ गेम ऑफ सच फाइन टेक्निकलिटीज. इतनी छोटी छोटी चीजों इतना मेजर डिफरेंस होता है कि मतलब आपने नॉर्मल सलाइवा लोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. आप मिंट ले रहे हो, उसमें शुगर है, आपने उससे सलाइवा लगाया तो फॉरेन सब्सटेंस हो गया. अब यहाँ पे बॉल टैम्परिंग हो गई है, आप पे बैन लगना चाहिए, ये चीटिंग हो गई है. और वो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सिर्फ फाफ डू प्लेसी ने नहीं करा है, ये हर कंट्री के काफी प्लेयर्स ने करा है, ये इंडियंस ने भी कर रखा है. मैं वही सोचता था कि च्युइंगम तो सब लोग चबा रहे होते हैं, तो ये होता ही होगा सबने करा, राइट. डू यू थिंक ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये जान के ना करो? हाँ, है ना, ये वाला इट इज ये मोर थोड़ा सा सॉफ्टर है उस पूरे लाइन पे बॉल टैम्परिंग के, बट फिर भी ये बॉल टैम्परिंग तो है. बट यहाँ पे भी फाफ डू प्लेसी को बैन नहीं मिला था. उनकी मैच फी 100% ले ली गई थी, बट बैन कुछ नहीं मिला था. नेक्स्ट मैच उनको खेलने को अलाउ कर दिया गया था. तो ऐसे टाइप का पूरे वर्ल्ड का रिएक्शन होता है स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैंक्रॉफ्ट के पनिशमेंट पे. इसके बाद भी 8 टेस्ट मैच खेला जाना बाकी था, एंड दैट वाज अ केक वॉक फॉर साउथ अफ्रीका. नेचुरली क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स चले गए थे वहां से. टिम पेन तो कभी भी एक बहुत ही बेहतरीन कप्तान नहीं थे. उसकी जगह पे जब रिप्लेसमेंट अनाउंस होते तो मैट रेनशॉ, जो बर्न्स और ग्लेन मैक्सवेल आते हैं. इन तीनों खिलाड़ियों की जगह पे साउथ अफ्रीका प्रॉपर्ली ह्यूमिलिएट करती है ऑस्ट्रेलिया को जब वो 492 रन से जीतते हैं, ऑलमोस्ट 500 रन. और मार्करम और डुप्लेसी कप्तान, वो दोनों सेंचुरीज लगाते हैं इस मैच में. बहुत अच्छी विन होती है, 3-1 की विन अपने घर पे आफ्टर 1970. एक स्टेटमेंट विन थी जहां पे ऑस्ट्रेलिया चीटिंग करती हुई पकड़ी गई फर्स्टली. सेकेंडली जैसे टाइप का बिहेवियर था उनका इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, उसके बाद आप कम बैक करके आते हो और 3-1 हराते हो सीरीज. वो एक होता है ना रिच स्पॉइल्ड ब्रैट, उसको
एक वो स्टिक लगा दी पीछे, थप्पड़ लगा दिया खींच के, लाइन पे आ गए वो। और क्योंकि इतना बड़ा ये रेपरकशन हुआ है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ही इतना सीरियस हो गई थी इस बात को लेके, तो नेचुरली इसके चलते हुए पैसों के मामले में बहुत नुकसान होने वाला था। एग्जैक्टली। एंड यही हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा, जहां पे हम लोग कमर्शियली कितना इफेक्ट कराइए ऑस्ट्रेलियन पूरी टीम को, पूरे बोर्ड को, और डेफिनेटली इन 3 प्लेयर्स को। सबसे पहले इन प्लेयर्स की बात करते हैं और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे क्रिकेट के अंदर, उनकी बात करते हैं। आईपीएल का मैंने कहा था हम बाद में बात करने वाले हैं। स्मिथ जो थे वो 2017 में आरपीएस के कप्तान थे और उन्हें फाइनल लेके आए थे। इसके बाद 2018 में उनको ऑलरेडी आरआर का कप्तान घोषित कर दिया गया था कि ये होंगे कप्तान, बट उसके बाद बीसीसीआई जो है वो उनको आईपीएल से 1 साल के लिए बैन कर दिया। ये भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट था उस टाइम पे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बीसीसीआई ने बैन क्यों करा? हाँ भाई चीटिंग तो आपने देखो, करी बैन थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने बोर्ड के अंडर जो मैचेस आते हैं उनके लिए करा हुआ है। आईपीएल के लिए इंडिया चाहती है तो खिला सकती है। मतलब आई थिंक बीसीसीआई ना यहाँ पे बच इसलिए जाती है क्योंकि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो अगर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कह रही है मेरे को आपको हायर नहीं करना तो नहीं करना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो भी पूरा हक था बोलने का। मैं तो ये कहने वाला हूँ बैन करने का। हाँ यार बैन हाँ होना तो भाई, चाहिए if you था। have cheated and you have been banned by your own country, तो मैं तुम्हें क्यों एंटरटेन करूँ अपनी कंट्री में? उसमें प्राइवेट और पब्लिक का तो मतलब पीपल वुड से ना कि जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है विच इज आईसीसी, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। तो फिर बीसीसीआई क्यों कर रही है इतना? आपको क्यों उछलने की जरूरत है? दैट इज द होल पॉइंट कि जो हमने क्रिकेटर्स की बातें करी, जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हार्श हो गया है पेनल्टी, ये एक्चुअली में हार्श नहीं है भाई। अगर आप कॉन्शियसली चीटिंग कर रहे हो तो उसके लिए आप बैन डिजर्व करते हो। एंड बीसीसीआई भी सेम पेज पर रही होगी कि जो इन्होंने हरकत करी है ये कोई मतलब मंत्री या फिर कोई साधु तो है नहीं। या तो बहुत ज्यादा जैक हो या तो बहुत ज्यादा पवित्र हो। आप दोनों ही चीजें नहीं है। ये कल को आके आईपीएल में ही कर देंगे, ये हमारी लीग का भी नाम खराब हो सकता है। देयर इज टू मच रिस्क एंड प्लस आईपीएल की गुडविल के लिए भी अच्छा नहीं है ना। अगर जो लोग सर्टिफाइड अभी प्रूवन चीटर्स अगर आ रहे हैं आईपीएल में, तो आपकी गुडविल खराब हो रही है मार्केट के अंदर। तो यू नीड टू टेक अ स्टैंड। तो वो तो आई थिंक बिल्कुल सही करा आईपीएल में। वार्नर जो कि एसआरएच के कप्तान थे, 2016 में आईपीएल जिता के लाए थे, उनको भी आईपीएल से बैन मिल जाता है। बैंक्रॉफ्ट नेचुरली उस टाइम पे आईपीएल खेल नहीं रहे थे, नए नए खिलाड़ी थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट था सॉमरसेट के साथ काउंटी में, वो टर्मिनेट हो जाता है। पता है, नाउ आई वंडर कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेते ही तो शायद वो एसआरएच ने बैन नहीं करा इनको। वो मुझे भी लगता है, मुझे भी Instagram एकदम से स्ट्राइक वगैरह करा था। या हो सकता है। अल्टीमेटली डाउन द लाइन जब उन्होंने एसआरएच छोड़ी, वो दिल्ली में गए, अब तो वो कहते हैं कि मेरे को तो पता नहीं क्यों बैन कर रखा है। आई वंडर शायद ये एक पब्लिक इमेज का मूव था कि हमें अपने आप को डिसएसोसिएट करना है कुछ हद तक। हो सकता है। कप्तान होगा अब नेचुरली आपका, तो और ज्यादा वो धब्बा लेगा आपके फ्रेंचाइज पे। तो इट डज काइंड ऑफ मेक सेंस। एक जैसे थ्योरी है, जरूरी नहीं है। क्योंकि हो सकता है उसके बाद भी टर्म्स अच्छे रहे ऑफ द कैमरा, हमें क्या पता। प्लस ये सिर्फ क्रिकेट पे इसका इफेक्ट नहीं होने वाला था। जो इनके कमर्शियल अग्रीमेंट्स थी विद कंपनीज, जो स्पॉन्सर्स थे इनके, उस पे भी ये प्रॉब्लम होने वाली थी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो कि उस टाइम पे वार्नर को पर्सनली स्पॉन्सर करते थे, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया इसके साथ। A6 स्पोर्ट्सवेयर करके एक कंपनी थी जो कि बैंकरप्ट और वार्नर दोनों के साथ उनकी अग्रीमेंट थी, वो भी कैंसिल हो जाती है। और कॉमनवेल्थ बैंक जो जिनका ब्रांड एम्बेसडर उस टाइम पे स्टीव स्मिथ थे, उनको उस पोजीशन से हटा दिया जाता है। उनका कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो गया था। एंड देन अगेन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इतने सेवियर पनिशमेंट दी ही इसलिए थी क्योंकि उनको पता था इसके चक्कर में उन्हें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होगा। मेन बात ही वही है कि अभी हमने आईपीएल की बात करी, आईपीएल को कोई लेना देना भी नहीं है प्लेयर्स से। एक अलग कंट्री में होता है आईपीएल, उनको अपनी गुडविल की चिंता। तो सोचो जिस कंट्री के प्लेयर्स ने ये चीटिंग करी है उनको कितना नुकसान होने वाला था। हाँ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो मेजर स्पॉन्सर्स थे लाइक KFC एंड 2-3 और भी थे, उन्होंने पब्लिकली क्रिटिसाइज करा पहली बात तो इस इंसिडेंट को, और ये चीज बेसिकली अकाउंटेबिलिटी सेट की कि आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द गेम। ऐसे ही आप जाने नहीं दे सकते। तो यस, पीएम एंड जो इनका पूरा वो एक पर्सपेक्टिव आता है कि इनको एक अच्छा स्पोर्टिंग कल्चर बनाना है, वो डेफिनेटली इन प्ले होगा। बट एट द सेम टाइम जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने आप पे प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया था कि आपको कुछ मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा। जो मैगलन फाइनेंशियल ग्रुप है, उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 साल की स्पॉन्सरशिप डील कैंसिल कर दी थी अपनी। प्लस जो एक बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है ऐसे टाइप के इंसिडेंट्स का ऑन क्रिकेटिंग बोर्ड्स, जो बेसिकली क्रिकेटिंग बोर्ड सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं वो ब्रॉडकास्टर से कमाते हैं। जब आप ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचते हो कंपनीज को, चैनल्स को, जैसे हम देखते हैं कि बीसीसीआई 118 करोड़ रुपए कमाती है एक आईपीएल मैच का।
तो जब आपके जो मेन खिलाड़ी हैं, जो आपके कप्तान हैं, उनने ऐसा कुछ काम करा हो, तो पहली बात तो आपकी इमेज पे वो इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंडली आपकी जो बार्गेनिंग पावर है, कि अगर बीसीसीआई कह रही है कि भाई मैं 118 करोड़ से कम नहीं लूंगा, मैं धोनी दिखा रहा हूँ ना तुम लोगों को, तो फिर जो ब्रॉडकास्टिंग वाले वो भी सोचेंगे यार वैसे पैसा हो तो जाएगा रिकवर, तो हम कर देते हैं इनके साथ। वो बार्गेनिंग पावर आपकी कम हो जाती है। पावर डायनामिक्स पूरे शिफ्ट हो गए ना। अब आप बेगर स्टेट पे हो, हाँ, अब आप रिसीविंग स्टेट पे हो। अब आपको जो नेगोशिएशन दिया जा रहा है दूसरे एंड से, आप उसके ऊपर फर्दर नेगोशिएशन नहीं कर सकते। क्योंकि अभी आप उस एंड पे हो कि ब्रॉडकास्टर्स कहेंगे भाई तुम्हारे यहाँ पे ये सब चल रहा है, मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं। एकदम ही शिफ्ट हो जाता है पावर डायनामिक। तो बहुत घाटा झेलना पड़ता है। एंड घाटे से ज्यादा बड़ी बात लॉस ऑफ रिस्पेक्ट जो होता है इन बिजनेस डील्स, वो भी तो झेलना पड़ता है। उसको आप कैसे टैंजिबली काउंट करोगे। जो गुडविल होती है वो आपकी गिर जाती है तो पूरी। मतलब मल्टीपल फोल्ड्स पे इन चीजों का इफेक्ट देखने को मिलता है। या तो ये पूरा इनके साथ बेसिकली रिपरकशंस झेलने पड़ते हैं इन लोगों को, वो बैन झेलना पड़ता है। एंड सो ऑलमोस्ट 1 साल के लिए हमें तीनों खिलाड़ी गायब होते हुए दिखते हैं। और फिर इनका कमबैक कैसे होता है वो हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। जब ये क्रिकेट में वापस आते हैं तो कैसे इनको मतलब वर दे वेल रिसीव्ड, क्या फैंस ने उनको तुरंत आती एक्सेप्ट कर लिया, क्या सब लोग खुश थे, क्या ये लोग उसी लेवल पे परफॉर्म कर पा रहे थे। Correct. वो सब अब डिस्कस करते हैं। बैंक्रॉफ्ट पे तो चलो सिर्फ 9 महीने का बैन था, तो 30 दिसंबर 2018 तक वो वापस आ गए थे क्रिकेट में और बीबीएल खेलने लग गए थे। मतलब बट उनका ज्यादा करियर चला नहीं फिर। हाँ, कुछ खास नहीं चला। 2019 में ही मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लास्ट टेस्ट मैच उन्होंने खेला ऑस्ट्रेलिया से, एंड T20 से ओडीआई नहीं खेले। जो स्मिथ और वार्नर का जो बैन था वो 29 मार्च 2019 को खत्म हो गया था। बट उसके तुरंत बाद उन्होंने अपना इंटरनेशनल कमबैक नहीं करा था। उन्होंने अपना कमबैक करा डायरेक्टली इन द फर्स्ट मैच ऑफ द 2019 वर्ल्ड कप। वहां पे आई थिंक वेस्ट इंडीज को पहला मैच था उनका, वहां पे वो कमबैक करते हैं। जो उस पूरे कैंपेन में उनका थर्ड मैच था वो इंडिया से होना था उस टाइम पे। हाँ राइट। एंड उस मैच में वो बू कर रहे होते हैं सब लोग स्टीव स्मिथ को। एंड तब विराट कोहली वहां पे पहले तो पैट करते हैं पहले ऐसे स्टीव स्मिथ के बैक पे, एंड देन क्राउड से ऐसे करते हैं कि नहीं करना चाहिए, बू नहीं करना चाहिए। एंड वो एक सॉर्ट ऑफ एक रिस्पेक्टफुल मोमेंट बन गया था उन दोनों के बीच में। उनसे पूछा भी जाता है आपने क्यों करा था, वो स्टीव स्मिथ ही पूछा था आई थिंक किसी एक इंटरव्यू में। तो उसने वही कहा कि तुम लोग झेल चुकी थे अपना जो झेलना था, एंड देयर वाज नो रीजन फॉर द क्राउड टू ड्रैग दिस एनी फर्दर। एंड यहाँ पे मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ विराट कोहली से, क्योंकि अभी हमने कहा कि देखो चीटिंग है, इसके लिए बैन मिलना एकदम लेजिट है। हाँ। मैं अभी भी वो मानता हूँ चीज। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर बैन मिल गया है, जो उनको पनिशमेंट सर्व करनी थी वो कर रहे हैं, फिर पब्लिकली अगर जो ऑडियंस है वो आउट ऑफ द वे जाके उनको और पुश डाउन कर रही है, वो पनिशमेंट का पार्ट नहीं है भाई। हाँ, तो उसको ऑडियंस को थोड़ा मेच्योरिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। या बू करो, या हार्दिक पांड्या के साथ भी होता है, ये मुझे पसंद नहीं है ये सब होना। मतलब वो आई थिंक विराट कोहली ने एकदम सही बात कही एग्जैक्टली, कि वो जिसको जो पनिशमेंट झेलनी थी वो पूरे 1 साल मिस करके आ रहा है। अब उसको अगर दोबारा चांस दिया जा रहा है तो इसलिए क्योंकि एक नए सिरे से अपना करियर आदमी शुरू करने जा रहा है। गलतियों का जो भुगतान था वो भोग कर वो आदमी दोबारा अपनी वापसी कर रहा है, तो उसको फ्रेशली एक नई तरीके से देखो फिर। But at the same time, I would say कि this is also a very idealistic point. हाँ, idealistic ही है. And it's good that it came from someone like Virat Kohli, who is the brand ambassador of cricket in the world. Yeah. उनने बोला तो definitely उसका असर भी पड़ा। फिर हमें देखने को मिला वो नहीं कर रहे थे उनको। Practically तो आप रोक नहीं सकते। Exactly. मेरा पॉइंट वही है। मैं तो आइडियली ही बात कर रहा हूँ इस चीज पे कि यार एज ऑडियंस बंदे ने अपनी गलती कर ली। हम भी कभी भी कोई पॉडकास्ट करते हैं तो इस चीज के बारे में ऐसे थोड़ी बात करते हैं, अरे इसने सैंड पेपर की, आज हमने पहली बार सैंड पेपर के बारे में बात भी करी है। हाँ। तो यू ट्रीट द प्लेयर फॉर व्हाट ही इज राइट नाउ। आई डेफिनेटली बिलीव कि ये जो विराट कोहली और ये स्टीव स्मिथ वगैरह कंपैरिजन होता है टेस्ट लेगेसी में, तो हाँ वो स्टैटिस्टिकली आप कह सकते हो स्टीव स्मिथ एक बेटर बैटर है, बट वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि इतने सारे चीटिंग इंसिडेंट्स हो रखे हैं। वो कहीं ना कहीं एज अ टेस्ट प्लेयर आपकी लेगेसी पे इफेक्ट तो करनी चाहिए भाई। व्हाट वी वुड हैव लाइक्ड वाज कि अगर अभी जो बीजीटी हुई थी उसमें जब विराट कोहली को बू कर रहे थे तो प्रॉब्ली क्या स्टीव स्मिथ कुछ कर सकते थे उस टाइम पे रोकने के लिए, उन्होंने क्यों नहीं करा। प्लस हमने सैंड पेपर की बात करी, उससे पहले तो विराट कोहली ने खुद ही मॉक कर दिया ऑस्ट्रेलियन क्राउड को सैंड पेपर के लिए। बिफोर वी टॉक्ड अबाउट सैंडगेट ऑन दिस चैनल, 2022 हम चैनल चला रहे हैं, उससे पहले तो विराट कोहली ने मॉक कर दिया दूसरी ऑस्ट्रेलियन क्राउड को। So that also happened. Last few overs of Virat Kohli in test matches in Australia. Yeah. Going out with a bang.
एंड उस टाइम पे फिर जो एशेज होनी थी वर्ल्ड कप के बाद 2019 में अगस्त में, उस टाइम पे फिर इनका जो टेस्ट क्रिकेट में रिटर्न होता है साथ में होता है इन तीनों खिलाड़ियों का, बैनक्रॉफ्ट, वार्नर एंड स्टीव स्मिथ. एंड स्टीव स्मिथ पहले ही टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में, एक में 144 बनाते हैं, एक में 142 बनाते हैं और मैन ऑफ द मैच ले जाते हैं. आई थिंक बैनक्रॉफ्ट का तो इट्स अ वेरी सैड केस, बट जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने कमबैक करा था, वेरी कमेंडेबल. एंड आई थिंक वार्नर भी, मतलब मुझे याद है एक टाइम पे ये भी जर्नलिस्ट कहते थे कि अब इनका करियर खत्म हो चुका है, अब उसके बाद कमबैक होगा ही नहीं. स्टीव स्मिथ का सबको पता था कमबैक करेंगे, बट वार्नर ने भी जिस तरीके से अपना कमबैक करा मल्टीपल फॉर्मेट्स में, इतने सालों तक अपने आप को चलाया, 2023 का वर्ल्ड कप जीते अल्टीमेटली आकर. कितने लोगों को नसीब होता है ये सब. तो लेगेसी उन्होंने बनाई है उसके बाद. बट यहाँ पे उन्होंने रन तो मारे, बट जब ऑस्ट्रेलियन जो टीम थी वो पिच पे आई थी, तब पूरी इंग्लैंड की क्राउड ने सैंड पेपर्स दिखाए उनको. मैं तो बहुत खुश था भाई. ये भी मैं ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज बैंटर. अगर आपने वो ये वाला करके दिखाया है तो ये भी ठीक है, एज लॉन्ग एज आप फालतू का भाई, इफ यू आर नॉट गेटिंग वर्बल अननेसेसरली, क्राउड के लिए बोल रहा हूँ, ये सब बैंटर करो, ठीक है भाई. तभी मुझे जो विराट कोहली ने करा, दैट आई आल्सो सॉ द फनी साइड ऑफ इट. उससे जो पूरा ऐसे करके दिखाया, आई सॉ द फनी साइड ऑफ इट. भाई बैंटर चलेगा चलेगा. जो विराट कोहली ने करा था बिल्कुल सही करा भाई. मुझे तो बढ़िया लगा. अगर क्राउड बकवास करे तो विराट कोहली क्यों नहीं करेगा भाई. या सो यहाँ पे हमने डिस्कस करा कि कैसे इनका रिटर्न रहा क्रिकेट के अंदर, एंड कैसे इनको रिसीव करा गया, कैसा इनका फॉर्म रहा, एंड आगे बेसिकली करियर जब वापस रिज्यूम हुआ तो किस नोट पे हुआ. मतलब अब वार्नर तो देखो अब जल्दी पूरे क्रिकेट से रिटायर होने वाले हैं, ज्यादा टाइम बचा नहीं है उनका. आईपीएल से भी वो अनसोल्ड गए हैं. बट स्टीव स्मिथ ने जो अभी ऑफलेट कुछ महीनों पहले में अपना रिसर्जेंस दोबारा टेस्ट मैचेस में करा है, जो रूट के पास आ रहे हैं वो दोबारा 10,000 रन कंप्लीट कर चुके हैं. स्टीव स्मिथ ने काफी हद तक अपनी लेगेसी को रिगेन करा है. आई थिंक फॉर श्योर. वो कप्तानी का अब वो टैग शायद कभी रिगेन नहीं कर पाएंगे. पैट कमिंस भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, बट ही वाज नेवर सपोज्ड टू बी अ ग्रेट वाइड बॉल प्लेयर. वो तो सैंड पेपर गेट से पहले भी नहीं थे. टेस्ट में भाई मतलब वो अपना पोटेंशियल फुलफिल करके जा रहे हैं, और 10,000 रन पे रुकेंगे नहीं, 11-12,000 रन मार सकते हैं. ऑल टाइम ग्रेट्स में वो काउंट होंगे डेफिनेटली. या सो फाइनली हम लोग चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कौन हो सकता है स्कैंडल के पीछे, क्या इन खिलाड़ियों ने बोला है इस पूरे इंसिडेंट के बाद, आज की डेट तक आते आते क्या चीजें न्यूज निकल के आई हैं, एंड फिर वी विल ट्राई टू कम टू अ कंक्लूजन कि कौन एग्जैक्टली इसके पीछे हो सकता है. एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे, एंड इस पॉडकास्ट को एंड उसी नोट पे करेंगे, क्योंकि क्या जो आदमी गलत दिख रहा है क्या सिर्फ वही गलत है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. और जो बाकी लोग गलत है वो क्या वो दूसरी टीम में भी है फिर सेम टीम में भी है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होने वाला है. ये सारे प्लॉट पॉइंट्स जो हैं, सारे जो सस्पेंस हैं, वो इस सेगमेंट में खोलने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टीव स्मिथ पे, जो कि कप्तान थे उस टाइम पे. एंड उनकी स्टेटमेंट जब सुनी तो मतलब मैं सिर्फ हंस ही सकता था सुन के. उनने ऐसा बोला, एंड पहले मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ कि उन्होंने वर्ड्स क्या चूज करे, देन वील एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली था क्या. He said that he saw the potential for something to happen, but he didn't particularly know that it would happen. उनको बस दिमाग में ऐसा था कि भाई हमारे जो खिलाड़ी हैं ये शायद कुछ ऐसा करें, बट फॉर एकदम श्योरिटी से उनके दिमाग में नहीं था कि ये करने वाले. He didn't know कि ये चीज होने वाली है एक्चुअली में, ऐसा उनका कहना है. फिर वो कहते हैं कि एज अ लीडर वो फेल कहाँ करे, वो यहां पे फेल करे कि उनको बोलना चाहिए था अपने प्लेयर्स को कि भाई ये क्या कर रहे हो यार, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग. एंड दिस इज सच अ स्टूपिड स्टेटमेंट. अपने ऊपर से पूरा ब्लेम ही हटा दिया एक तरीके से. मतलब मुझे तो भाई दिस इज अ वेरी कावर्ड स्टेटमेंट भाई. आप पकड़े गए हो, आपने एडमिट कर लिया है, आप पूरी पनिशमेंट झेल के आए हो, व्हाई डू यू वांट टू मेक स्टूपिड एक्सक्यूजेस, एंड जो बाकी दो खिलाड़ी आप उनको क्यों खड़ा करना चाह रहे हो, उन पे क्यों ब्लेम डाल रहे हो. झेल लिया ना अपने तीनों ने सब. सिंपली टेक द ब्लेम एंड मूव ऑन, जो कि कैप्टन करता है, करना चाहिए था एक कैप्टन को, बट स्टीव स्मिथ ने यहाँ पे वो चीज नहीं करी. उसके बाद 2021 में ये सैंड पेपर हुआ था 2018 में, 3 साल बाद बैनक्रॉफ्ट ने एक इंटरव्यू में ऐसा हिंट करा कि जो बॉलर्स थे उनको भी ये पता था भाई कि क्या हो रहा है. बेसिकली वो इनडायरेक्टली कहते हैं कि ये सब जो मैं काम कर रहा था ये बॉलर्स के फायदे में हो रहा था. किसके लिए कर रहा था? बॉलर्स के लिए तो कर रहा था. अब बॉलर्स के जब हाथ में बॉल आ रही है तो उनको पता नहीं होगा क्या? आकाश चोपड़ा ने भी चीज कही थी, आई फुल्ली एग्री विद दिस. जो बंदा क्रिकेट एक्चुअली में खेलता है, जो बंदा एक्चुअली बॉलिंग करता है, उसके हाथ में जब बॉल पकड़ता है वो देख के बता सकता है कि क्या काम हुआ उसके ऊपर. और ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ.
अगर कोई सैंड पेपर बॉल के ऊपर चलेगा ना और मैं बॉलिंग कर रहा हूँ उस बॉल से, मुझे पता है हर बॉल के बाद जब मैं बॉल डाल के वापस रनर पे जा रहा होता हूँ और बॉल फील्डर के थ्रू पास ऑन होकर मेरे पास आ रही होती है, हर बॉल के बाद मुझे वो दिख रहा है चेंजेस उसके अंदर, एक एक बॉल के बाद क्या क्या उसके ऊपर हरकत हो रही है। एंड यहीं से हम लोग वो ट्विस्ट थोड़ा सा खोलना शुरू करते हैं। ये पूरा का पूरा जो चीटिंग स्कैंडल था उसको पोर्ट्रे ऐसा करा गया कि इन 3 लोगों ने कुछ बहुत गलत काम करा है और इन तीनों ने आपस में डिसाइड कर रखा था वो, और बाकी सब दूध के धुले हुए हैं। सच्चाई जो डार्क ट्रूथ है वो ये है कि कोई भी दूध का धुला नहीं था। आई विल गो एज फार एज टू से आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बिलीविंग कि जो कोच थे उस टाइम पे, डैन लेमन, सेम न्यू इट भाई। मैं मान ही नहीं सकता कैसे नहीं पता। हाँ, इतनी मेजर चीज हो रही है और आपको पता ही नहीं आपके टीममेट्स आपने वॉकी टॉकी से बात करी है, ये करा है वो करा है। अरे भाई इतनी बड़ी चीज हो रही है और आपको पता नहीं आपके ड्रेसिंग रूम में सब चल रहा है। और ये सिर्फ हम तब मान सकते थे जब होता कि सिर्फ इस मैच के लिए हो रहा है। अब दूसरा ट्विस्ट ये भी है, ये सिर्फ इस मैच में नहीं हो रहा भाई। अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, मैंने बाद में बहुत सारे अकाउंट्स पढ़े, एडम गिलक्रिस्ट ने तो ये कह रहा है कि वो एक्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, वो कहते हैं कि भाई ये बहुत ही नाइव है हमारे तरफ पे सोचना। नाइव का मतलब कि भाई बहुत ही भोला बना है हमारा। आप लोग बहुत, अगर आप ये सोच रहे हो कि बाकी लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और जो चीज आकाश चोपड़ा ने कही है उसको इसके ऊपर ऐड करो, और अभी तीसरी चीज ऐड करो कि एक रूमर ये भी निकला था 2022 में, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, 1 सेकेंड, पता नहीं कितनी सच्चाई है, बट उस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है, हेडलाइंस में भी और नीचे भी पूरे पैराग्राफ में, कि अपेरेंटली वार्नर के जो मैनेजर थे उस टाइम पे, डेविड वार्नर के, वो कह रहे थे कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बहुत पहले से सीरीज के स्टार्टिंग से ही इन लोग को ग्रीन लाइट दे रखी थी कुछ ना कुछ उल्टी हरकत करने के लिए ताकि मैचेस जीत जाए। मैं कह रहा हूँ ये झूठ भी है। अगर आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करो, ये बहुत एविडेंट है कि सिर्फ वो 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं थे। बॉलर्स को पता था क्या हो रहा है, कोच को पता था क्या हो रहा है। इफ यू आस्क मी, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व नहीं होगी। आई थिंक उनको नहीं पता होगा ये। मैं तो कह रहा हूँ वो बोलो रूमर है, बट ये बाकी जितने भी लोग उस ड्रेसिंग रूम में थे उन सबको इसके बारे में पता होगा। जब बैंक्रॉफ्ट ने आके स्टेटमेंट दी थी उस टाइम पे, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इन्वेस्टिगेशन रीओपन भी करी थी, एंड बड़ा ऐसे अच्छी सी पब्लिक स्टेटमेंट दी थी कि भाई आई इंकरेज कि किसी को भी इसके बारे में पता हो कौन कौन इन्वॉल्व है तो आप आके हमें बोलिए। ऑल्दो वो इन्वेस्टिगेशन कहीं गई नहीं, कुछ उसका रिजल्ट निकल के नहीं आया। व्हाट यू सेड अबाउट एडम गिलक्रिस्ट की बहुत नाइव हो गई चीज सोचना। उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत नाइव तो ये हो गई सोचना कि सिर्फ ये 3 लोग इन्वॉल्व थे, बट इसके पीछे का सच जानने में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्टेड नहीं थी। दे डिड नॉट वांट टू फोकस ऑन दैट। इससे क्या मतलब बनता है भाई? उन्हें पता तो हो गई कि सब लोग इन्वॉल्व है, बट दे वांटेड टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ दीज 3 गाइस। प्लस उनको पता होगा कि ये सब चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब पकड़े गए हैं क्योंकि तो हमें पोर्ट्रे अपने आप को ऐसे करना है कि हमने कुछ गलत नहीं करा। एंड सो अगर पकड़े गए हो, बेसिकली क्या होता है, जब ये जो हमारी इंटेलिजेंस वाली जो एजेंसीज जो होती हैं कंट्रीज की, जैसे रॉ है, ऐसा है, इसमें कई बार ऐसे मिशंस होते हैं ना जिसमें एजेंट को बोला जाता है कि आप अंडर कवर जा रहे हो, आपको ये काम करना है, अगर आप की डेथ हो जाती है तो हम कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे कि आप हमारे वो बंदे हो। बहुत ही एक वो सैड रियलिटी होती है उनकी लाइफ की। ये काइंड ऑफ वैसा ही तो है अगर ये बात सच है तो। मतलब आई थिंक एक वैसा टाइप भी हो सकता है कि दिस इज समथिंग दैट एवरीवन इन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया न्यू कि भाई हर सीरीज में तो होता ही है, इसमें कुछ वो थोड़ी है। और अब यहाँ पे मेन ट्विस्ट आता है एक और। उस टाइम पे काफी सारे जो एक्स प्लेयर्स थे ऑस्ट्रेलिया के भी थे उसमें और काफी और भी थे, उन्होंने ये चीज भी बोली थी कि जब वो लोग कॉम बॉक्स में बैठे थे तब उन्होंने काफी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को सुना था स्टंप माइक से साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को अक्यूज करते हुए कि भाई तुम लोग बॉल टैंपरिंग कर रहे हो। ये चीज उल्टी साइड भी चल रही थी। मतलब एक जब ऐसी चीजें सुन के आती हैं मेरे दिमाग में 2 पॉइंट्स आते हैं। एक ये है कि भाई शायद ये जो एक्स ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं ये बस एक तरीका है अपने ऊपर से ब्लेम हटाने का। पता है उस टाइम पे कैसे राइटर्स और एक्सपर्ट्स ने बोला था कि अगर आप नोटिस करो तो साउथ अफ्रीका के इनिंग्स में भी बॉल बहुत जल्दी रिवर्सिंग करने लग गई थी। मैं थोड़ी फुटेजेस दोबारा देखी थी एंड ये एक्चुअली में सच है। सच है, हो रही थी रिवर्सिंग बॉल। ओके। तो सबसे बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी यही है कि अपेरेंटली उल्टी हरकतें
विदाउट टेकिंग एनी नेम्स सब कर रहे थे। अब जो पकड़ आ गया उसकी बुरी किस्मत। ओके। एंड यही इस पूरे पॉडकास्ट की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। प्लस ना काफी मतलब इस चीज को सपोर्ट करते हुए काफी प्लेयर्स ये भी कह रहे थे ना कि उस टाइम पे सुपर स्पोर्ट दिखा रहा है। तो वो दिखाए जब पकड़े जाते हैं ऐसे मैचेस में, जब भी बॉल टैम्परिंग में पकड़े जाते हैं, इफ यू लुक एट इट, जब वो साउथ अफ्रीका में सचिन तेंदुलकर के साथ वो पूरा किस्सा हुआ था, तब भी वो साउथ अफ्रीका के ब्रॉडकास्टर्स थे। वो मोहम्मद आमिर का जो फिक्सिंग का हुआ था नो बॉल का, वो भी वो इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में हो रहा था। तो जो भी विजिटिंग टीम होती है यूजुअली हमेशा उसके साथ ही चीजें पकड़ी जाती है, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो विजिटिंग टीम पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो दिखाएंगे ही नहीं कि साउथ अफ्रीका एग्जैक्टली कर क्या रही है, वो फोकस सिर्फ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे करेंगे। प्लस स्पेसिफिकली अगर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने एज पर द रिपोर्ट्स अगर ये बोला था उनसे कि बॉल को फॉलो करना, कहाँ कहाँ बॉल जाएगी, स्पेसिफिकली जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रही है, तो इट इज पॉसिबल कि हो सकता है पहले भी हो रहा हो। ऑल्दो इस चीज को डिफेंड करते हुए जो भी ये एक्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने बोला है, ऐसे टाइप की स्टेटमेंट्स दिए कि भाई साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स भी पूरे टाइम उन पे भी एलिगेशंस थी चीज करने की, सो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को लगा होगा कि भाई अगर ये कर रहे हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो चीज गलत है। वन सेकेंड, अब बात आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी की हो रही है। अगर तुम प्रैक्टिकलिटी की बातें करते हो, आई थिंक ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। आई थिंक अगर इंडिया वहां पे होती, दे वुड नॉट हैव चीटेड एनीवे। इंडिया तो अपनी इंडिया है ना यार, हम तो बेस्ट हैं ही। नहीं तो मानता ही हूँ। फिर तो आपको उसी बैरोमीटर पे जज करा जाएगा ना। मैं तो मानती हूँ आइडियलिज्म पे जाओ भाई, कि हमेशा बेंचमार्क्स तो आइडियली होनी चाहिए। फिर आपको एज अ ह्यूमन जो कि इम्परफेक्ट है, आपको वर्क करना चाहिए उसके टुवर्ड्स। बट प्रैक्टिकली तुम ये सोचो, ऑस्ट्रेलियंस की साइकी क्या है? विन एट ऑल कॉस्ट्स। बहुत ही रूथलेस है। सीरीज से पहले ये बातें भी हुई थी जो मैंने बताया था कि बोर्ड ने बोला था इन लोगों को कि आपको पैसे जीतने के लिए दिए जाते हैं, खेलने के लिए नहीं। प्रेशर है। आदमी क्यों नहीं सोचेगा कि अगर मुझे बाकी दूसरे से चीटिंग होती दिख रही है तो मैं भी ना करूं, क्योंकि फिर ग्राउंड लेवल है दोनों के लिए। अब ऐसे में आपको बेसिकली आइडियली करना क्या चाहिए था? यू रिपोर्ट इट। अगर आपको लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की तरफ से कुछ हो रहा है तो आप रिपोर्ट करो जाकर, पॉइंट आउट करो अंपायर्स को, जैसे कि विराट कोहली ने ब्रेन फेड के टाइम पे करा था स्टीव स्मिथ के अगेंस्ट। बट मैं इस पॉडकास्ट को एंड इसी नोट पे करके कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही भोलापन होगा हमारे पॉइंट पे अज्यूम करना कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ये चीज कर रही थी, कोई और नहीं करता है, और ये सिर्फ इस जनरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियंस ने करा है। इससे पहले किसी प्लेयर ने नहीं करा है। क्रिकेट की जो रियलिटी है ना, वो वही जैसे जैसे आप और रिसर्च करते हो ना, आपके सारे भ्रम टूटते रहते हैं। बहुत ही एक आइडियल हम लोग वो सोच रहे होते हैं कि यार काश आदमी सब लोग जो है वो सब ऑनेस्टली सिर्फ गेम खेलें। पैसा भाड़ में गया, पावर भाड़ में गई, चीटिंग भाड़ में गई। बट एक्चुअली में ये तीनों चीजें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आई वुड ऑल्सो से कि ये सुपर स्पोर्ट की खुद की रेपुटेशन भी कुछ खास नहीं है। अरे वो पूरा इंसिडेंट हुआ था अश्विन और कोहली का, जो भी कोहली ने कहा था कि फोकस ऑन योर प्लेयर्स आल्सो व्हाइल दे शाइन द बॉल। आई थिंक वो इसी का रेफरेंस था। हाँ डेफिनेटली। फिर उसने भी बोला था, अश्विन ने भी चीज बोली थी, थोड़ा जबरदस्ती में लोग घुसने का ट्राई करते हैं, ऑल्दो नॉट डिफेंडिंग व्हाट ऑस्ट्रेलिया डिड देयर, क्योंकि बहुत ब्लेटेंट चीटिंग थी, वो ऑब्वियस थी। इंडिया वैसा कुछ कर नहीं रही थी उस टाइम पे। बट दिस इज द ट्रुथ भाई। जो भी हम लोग कवर करते हैं टॉपिक पॉडकास्ट पे, हमेशा उसके दो साइड निकल के आते हैं। एंड इस स्टोरी के भी दो साइड्स हैं एक्चुअली में, जो कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट बिफोर रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक। मुझे लगा था अच्छा यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है, ऑस्ट्रेलिया गलत है, इन लोगों ने गलत करा, ये से इंसिडेंट हुआ था, ये रिपोर्ट हो गया, भाई साउथ अफ्रीका ने क्या करके दिखाया। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि साउथ अफ्रीका भी उस पॉइंट पे वो चीजें कर रही हो। कुछ मतलब कुछ नहीं कह सकते, बट यही एलिगेशंस है। एंड अगर आप डॉट्स कनेक्ट करोगे एंड अगर आप थोड़ा सा और बिहाइंड द सीन्स जाके सोचोगे तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि दोनों एंड से चीजें हो रही हो। और सिर्फ ये दो कंट्रीज नहीं, काफी कंट्रीज एंड थ्रू आउट द जनरेशंस। ये सिर्फ ये जनरेशन बिगड़ी हुई नहीं है, इससे पहले वाली भी इतनी चालू थे और आज से आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी इतनी चालू होगी। आई थिंक वही एक सैड रियलिटी जिस पर मैं पॉडकास्ट एंड करना पड़ेगा कि आपको जैसा लगता है क्रिकेट इतना फेयर गेम है और ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं होता भाई ऐसा। काफी सारी चीजें जाती हैं। एंड एक जो परफेक्ट समरी में कहूंगा इस पूरे पॉडकास्ट की, वो यही है कि चोरी सब कर रहे हैं, जो पकड़ा जा रहा है उसको पनिशमेंट मिल जा रही है। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो पकड़ा गया है उसने गलत काम नहीं करा है, बट इसका मतलब एट द सेम टाइम ये भी है, दूसरा साइड ऑफ द कॉइन ये भी है कि सिर्फ गलती उन्होंने नहीं करी है, सबने करी है।
तो फिर उस गलती का मायने कितना रह गया। ये दो चीजें जो मतलब मैं कहूंगा सब लोग से कि आप सोचना इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। इन माय ओपिनियन बैन मिलना चाहिए था, एकदम सही था, बट वही है, किस्मत भी थोड़ी फूटी थी कि बेटा सिर्फ आप ही पकड़े गए हो। प्लस बड़ी ऑब्वियस चीटिंग करी आपने, थोड़ा दिमाग नहीं पकड़े जाते आप लोग। सो आई थिंक दैट शुड बी अ गुड नोट। आई होप आप सबको पसंद आएगा पॉडकास्ट, कुछ नया सीखने को मिला हो। प्लीज जरूर लाइक करिएगा इस एपिसोड को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बाकी इफ यू वांट टू से एनी लास्ट थॉट्स, आई वुड से अगेन भाई कि हमें सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, हमारी मेंबरशिप्स भी चेकआउट करिएगा, थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे तो चैनल साथ में ग्रो होगा। एंड आपको जो भी और टॉपिक सुने, सैंडपेपर वाला भी हमें कुछ पहले की पॉडकास्ट से लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो हमने सोचा कि अच्छा हाँ इस पे कर सकते हैं, देन रिसर्च करी तो बहुत इंटरेस्टिंग भी निकला। तो अगर और कोई टॉपिक हो आपके दिमाग में तो जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम पढ़ेंगे कमेंट को। एंड विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।